चाहूंगा कि आपका बचपन, आपका चाइल्डहुड कैसा था? मेरा चाइल्डहुड स्मूथ नहीं था, ठीक है। मेरा जो चाइल्डहुड था वो स्मूथ नहीं था बाकी बच्चों की तरह। मैंने मेरे बचपन में खुद को अनविलिंगली एक हॉस्टल में पाया है जहाँ मैं कभी नहीं जाना चाहती थी, बट मेरे पिताजी ने मुझे जबरदस्ती, बिना मेरी इच्छा के, बिना मेरी मम्मी को इन्फॉर्म और उनसे परमिशन लिए जबरदस्ती मुझे एक हॉस्टल में डाल दिया जहाँ मैं लेस लाइक अ स्टूडेंट, मोर लाइक अ मेड वहां पर। तो सब करिकुलर में कौन सी एक्टिविटी या कौन सी हॉबी थी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद थी? स्टेज पे चढ़कर भाषण देना ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, जिसमें आज मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बनाया है। ये अच्छा वाकया था, ऐसी कौन सी घटना थी जहाँ पे आपको लगा, ऐसा कौन सा पॉइंट था वो जहाँ पे आपको लगा कि टीचर बन जाती? ऑलराइट, तो मेरी मम्मा ने एकदम स्ट्रिक्टली मेरे बहुत फॉर्मली मेरे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की। शी हेल्ड माई शोल्डर्स एंड लुक्ड straight into my eyes and tried to communicate and told me that it is very important, crucial, significant, it is vital in today's generation that a lady should be financially independent because this can reduce her problem in a much better way. Earlier आजू बाजू के जो बच्चे हैं उन लोगों के साथ ना ऐसा हाथ में स्टिक लेकर मैं टीचर खेला करती थी, ठीक है। तो मेरे बाजू में विश्वकर्मा आंटी थी, तो आंटी ने मुझे एक बार ऐसे यूं ही बोला, अरे पारुल तू टीचर खेलती क्यों है, मतलब तू पढ़ाना मेरे बच्चों को, ठीक है, तू बहुत अच्छा बोलती है, तो मेरे बच्चों को पढ़ा, तेरी एकेडमिकली मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं, मेरे बच्चों को पढ़ा। मैं अपने हाई स्कूल में थी, मैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी, ठीक है। तो ये बात आंटी ने पूरे मोहल्ले की आंटियों को बता दिया और सारी आंटीज ने फिर अपने अपने बच्चों को मेरे क्लास में एनरोल कर दिया और मैं एक प्रॉपर होम ट्यूशन टीचर के तौर पर अपने करियर को शुरू कर पाई था। और मेरे क्लास में, मतलब मेरे घर की थी चटाई पे 19 बच्चे बैठते थे। नमस्ते दोस्तों, हेलो, मैं अक्षय चरडे राही आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है TRP द राही पर्सपेक्टिव, और ये पॉडकास्ट सीरीज भी इसी नाम से होने वाली है। आज ये इस पॉडकास्ट सीरीज का होने वाला है पहला एपिसोड, पावर्ड बाय कर्मयोग ग्रुप, रिफ्रेशमेंट पार्टनर द पार्टनर्स कैफे जरीपटका नागपुर एंड द वेन्यू पार्टनर द कोवर्किंग कंपनी देवनगर नागपुर। सो ये रहेगा इस सीरीज का पहला एपिसोड जिसमें मैंने इनवाइट किया है मिस पारुल आर्या जी को, जो कि है इंग्लिश टीचर, जोश टॉक स्पीकर विद ओवर 1.5 मिलियन व्यूज, जिन्होंने ट्रेन किए हैं 15,000 प्लस स्टूडेंट्स, इंडियन आर्मी के फौजियों के फैमिलीज को फ्रीली, और कांस्टेबल्स को, जो पुलिस कांस्टेबल्स और जो कि प्राइड अवार्ड से सम्मानित है। ऐसी मिस पारुल आर्या जी का मैं स्वागत करता हूं इस पहले एपिसोड में TRP के। तो चलिए, एक मिनट को भी जाया ना करते हुए बातचीत शुरू करते हैं पारुल जी से। सो मैम, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका बचपन, आपका चाइल्डहुड कैसा था? मेरा चाइल्डहुड स्मूथ नहीं था, ठीक है। मेरा जो चाइल्डहुड था वो स्मूथ नहीं था बाकी बच्चों की तरह। आजकल के जमाने में हम देख रहे हैं और बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं कि कुछ बच्चे बहुत लकी होते हैं, उनका चाइल्डहुड में उनके मॉम और डैड दोनों उनके साथ हमेशा होते हैं, हर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में साथ होते हैं। अगर बच्चों को किसी चीज पर फोकस करना होता है तो वो होता है अपने खेल कूद पर और अपनी पढ़ाई पर। इसके बियॉन्ड उनको कुछ सोचना नहीं होता है, किसी चीज का स्ट्रेस नहीं होता है। हर समर वेकेशंस में उनको घूमने फिरने जाने का मौका मिलता है, ठीक है। जो चीज वो मांगते हैं वो उनको मिल जाती है। बट मेरा चाइल्डहुड डिफरेंट था। मैंने मेरे चाइल्डहुड में मेरे मॉम और डैड को हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए देखा है। रात को मम्मी को थक मान के ऑफिस से आके, घर का काम करके, हमारे लिए खाना बना के, हमको खाना खिला के, अकेले सिसक सिसक के रोते हुए देखा है। एक्सट्रीम लेवल की फाइनेंशियल स्ट्रगल हमने देखी है, ठीक है। और इसके अलावा घूमने फिरने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने मेरे बचपन में खुद को अनविलिंगली एक हॉस्टल में पाया है जहां मैं कभी नहीं जाना चाहती थी, बट मेरे पिताजी ने मुझे जबरदस्ती, बिना मेरी इच्छा के, बिना मेरी मम्मी को इन्फॉर्म और उनसे परमिशन लिए जबरदस्ती मुझे एक हॉस्टल में डाल दिया जहां मैं लेस लाइक अ स्टूडेंट, मोर लाइक अ मेड वहां पर थी। और मैंने वहां पर न केवल एक हॉस्टलाइट की तरह अपना जीवन व्यतीत किया कुछ समय तक, टू सम एक्सटेंट, मैंने वहां पर झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, ये तमाम चीजें की, ठीक है।
अब ऑब्वियसली वो हॉस्टल है तो आपको अपने कपड़े खुद ही धोने हैं, बट वहां पर हमसे बड़ी बड़ी गंजियां भी धुलाई जाती थी। तो जैसे जितनी बड़ी गंजी में खाना बनता था, चावल दाल सब्जी रोटी, है ना, तो जो गंजियां होती थी, जो वेसल होते थे, उसके अंदर बैठ के हम वो बर्तन को धोते थे। ठीक है, हमने बड़े बड़े वरांडास के ऊपर मॉपिंग भी की है, हमने पोछा भी लगाया है। एंड इसके अलावा बारिश में पूरा छत और सीढ़ियां हमसे खराटे से धुलवाया जाता था। ठीक है, तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज देखी कि वो मैं वहाँ एज अ हॉस्टलाइट कम रह रही थी और मेड के तौर पर मैंने वहाँ पे ज्यादा दिन गुजारे हैं। और भी बहुत सी ऐसी चीजें देखी जो आज भी मेरे लिए ताजा तस्वीरों की तरह मेरी आंखों के सामने है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जब मैं हॉस्टल में थी तो उस टाइम पर मेरे पास बहुत सारे पहनने के कपड़े नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो बाहर पहनने के हिसाब से मेरे पास सिर्फ एक रेड टॉप और एक ब्लैक ट्राउजर सॉर्ट ऑफ थिंग थी, और बस वही एक पैर था मेरे पास। तो हर संडे को हम लोग चर्च जाते थे बिकॉज इट वॉज अ क्रिश्चियन हॉस्टल, और वहां पर जो हमको बाइबल रीडिंग सिखाई जाती थी, जो हमें हिम सिखाए जाते थे, है ना। तो मैं हर बार संडे के दिन वही रेड टॉप और ब्लैक ट्राउजर पहन के जाती थी, और सारी लड़कियां मुझे बहुत चिढ़ाती थी कि अरे पारुल, तेरे पास कोई और कपड़े नहीं है क्या, हर बार वही पहनकर आ जाती है। और सारी लड़कियां जिस तरीके से मुझे पे हंसती थी, वो काफी इंसल्टिंग एम्बैरेसिंग वाला सिचुएशन था। मुझे बहुत डिलिटल महसूस करवाया जाता था, यानी कि बहुत नीचा दिखाया जाता था। ठीक है, सो ये मेरे लिए थोड़ा ट्रॉमेटिक था एज अ गर्ल, एज अ स्मॉल लिटिल गर्ल। आज जब मैं उसे पलट कर याद करती हूँ, देखती हूँ, तो उन चीजों को लेकर मुझे काफी बुरा लगता है, बट देन आई एम स्टिल वेरी ग्रेटफुल। ठीक है, नो कंप्लेंट फॉर दैट, क्योंकि ये चीजें आपको एक इंसान के तौर पर मजबूत बनाती हैं। अगर आज के तारीख में मैं खुद को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर और मानसिक तौर पर मजबूत महिला के रूप में समझती हूँ, सो इट इज बिकॉज ऑफ द चाइल्डहुड आई हैव बीन थ्रू। ठीक है, सो इफ टुडे आई कंसिडर माई सेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन and mentally strong women, then it is only and only because of the kind of childhood I'd been through. So बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा चाइल्डहुड तो स्मूथ नहीं रहा, और अगर ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, अगर उनके भी स्कूल में, उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उनके पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो गिव अप मत करना। ये चीजें हमें मजबूत बनाती है ना। जब लाइफ हमें हर चीजें बहुत ही इजीली अवेलेबल नहीं करवा के देती है ना, तो हम इतने मजबूत बन जाते हैं कि हम जो चाहे अपने दम पर हासिल कर सकते हैं। ये तो बात 101% राइट है मैम, कि अगर कुछ इजीली अवेलेबल हो जाता है तो उसकी कीमत नहीं रहती। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आऊंगा कि जैसे अभी आपने बचपन के बारे में बताया, तो आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी उस टाइम? वेल, मेरी स्कूल लाइफ में मैं एक बहुत ही स्टूडियस, रेगुलर और पंक्चुअल थी एज अ स्टूडेंट, जिसके कारण मैंने अकेडमिकली बहुत अच्छा स्कोर किया। हमेशा फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक में मैं लैंड कर लेती थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत अच्छा ब्लेंड रहा है लाइफ में। कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो अकेडमिकली अच्छे होते तो एक्स्ट्रा को करिकुलर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते या पार्टिसिपेट ही नहीं करते। मेरा स्टोरी हमेशा से अलग रही है, चाहे फिर वो बचपन की हो चाहे स्कूल लाइफ की बात करें। ठीक है, तो स्कूल लाइफ में मैं अकेडमिकली भी बहुत अच्छी थी। मैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्कोर कर लेती थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, क्योंकि मुझे बहुत उम्दा लेवल की टीचर्स मिली थी। ठीक है, आई वॉज रियली ब्लेस्ड विद इनक्रेडिबली नॉलेजेबल टीचर्स who taught me very well, and I was really good at writing something that I understood. अगर कोई चीज मुझे समझ जाए ना, मैं उसको बहुत अच्छे से लिख पाती थी। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम लिखने के ऊपर ही तो रहा है। स्पीकिंग एबिलिटीज को साइड में रख दो, लिखो लिखो, तुम बस लिखो, तुम्हें क्या समझा है। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट राइटिंग, और मुझे हमारी टीचर्स ने ना बहुत ज्यादा अच्छे से सारे सब्जेक्ट समझाए, और जब कोई चीज मुझे समझ जाती थी, मैं उसे बड़े आसानी से एक्सप्रेस कर पाती थी लिख कर। और इसी तरीके से मैंने अकेडमिकली अच्छा स्कोर किया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा को करिकुलर में स्टेज पर जाके स्पीचेस डिलीवर करना, ठीक है, स्किट या फिर ड्रामाज में पार्टिसिपेट करना, अपनी एक्टिंग स्किल्स को होन करना, या फिर अपने लोगों के सामने जाके पब्लिकली गाना गाना, सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, क्विज में पार्टिसिपेट करना, एलोक्वेशंस में पार्टिसिपेट करना, ये तमाम चीजें मैंने अपनी पार्टिसिपेशन स्किल्स दिखाई। तो मेरी ओवरऑल डेवलपमेंट स्कूल में बहुत अच्छी हुई। अच्छा, तो एक्स्ट्रा करिकुलर में कौन सी एक्टिविटी या कौन सी हॉबी थी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद थी?
स्टेज पे चढ़कर भाषण देना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, जिसने आज मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बनाया है। यस मैम। जी। या सो अभी मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आप इंग्लिश टीचर, सो ऐसा कौन सा वाकया था, ऐसी कौन सी घटना थी जहाँ पे आपको लगा, ऐसा कौन सा पॉइंट था वो जहाँ पे आपको लगा कि टीचर बन जाती हूँ? ऑलराइट, मैं आपको बताऊंगी। एक बार मेरी मम्मा ने, जब बहुत आर्थिक परेशानियों से हम लोग जूझ रहे थे, गुजर रहे थे, तो मेरी मम्मा ने मेरे साथ कम्युनिकेट करना सही समझा। उन्होंने बहुत फर्मली मेरे शोल्डर्स को होल्ड किया और डायरेक्टली मेरे साथ आई कांटेक्ट करके स्टर्न लुक के साथ, एकदम सीरियसनेस के साथ मुझे एक बात समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आज के तारीख में उस महिला की कोई इज्जत नहीं और उसे पग पग पर सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करना पड़ेगा अगर वो आर्थिक तौर पर किसी पर डिपेंडेंट है। एंड टच वुड, मेरी मम्मा आर्थिक तौर पर इंडिपेंडेंट थी, जिसके वजह से उन्होंने हमारे एजुकेशन में हमारा पूरा साथ दिया, हमें न केवल शिक्षित किया बट बहुत अच्छा इंसान भी बनाया, काबिल बनाया, आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाया। ये सारी चीजें, मम्मी हमेशा से आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर थी, बट मैं फिर भी कुछ लड़कियों को बताऊंगी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अ लॉट ऑफ माय फीमेल स्टूडेंट लुक अप टू मी, ठीक है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एंड दे ट्राई टू लर्न फ्रॉम मी, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, फ्रॉम माय स्टोरीज। सो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि भले आप आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हो, इससे आपकी परेशानियां कम हो सकती है, लेकिन ये आर्थिक तौर की जो आत्मनिर्भरता है, ये गारंटी नहीं देती कि लाइफ हमेशा बहुत अच्छी ही होगी। अब देखिए, मेरी मम्मा रेलवे ऑफिस में, सेंट्रल रेलवे में चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट थी, फिर भी एक गलत लाइफ पार्टनर की जो चॉइस है, बोलते हैं ना, चूज योर पार्टनर वाइजली, ठीक है, ये सब कुछ तबाह करने की काबिलियत रखती है। And even though my mother was financially capable, independent, she was capable enough to take care of not just the expenses, but of everything, right? इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत कुछ सहा, क्योंकि एक गलत इंसान के साथ मोहब्बत कर बैठी, एक गलत इंसान को अपना जीवन साथी बना बैठी। तो मेरी मम्मा ने एकदम स्ट्रिक्टली मेरे, बहुत फॉर्मली मेरे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की। शी हेल्ड माई शोल्डर्स एंड लुक्ड straight into my eyes and tried to communicate and told me that it is very important, crucial, significant, it is vital in today's generation that a lady should be financially independent, because this can reduce her problem in a much better way. Lot of your problem will go vanish if you are financially independent. This is what my mother taught me. Yes, ma'am. So उस दिन मैंने उनकी बात को बहुत सीरियसली लिया, एंड देन आई यूज टू प्ले टीचर टीचर सॉर्ट ऑफ गेम। मम्मा का चुन्नी ले लिया, बहुत बड़ी सी मम्मी की चप्पल, जो मेरे पैर इतने से, मम्मी की चप्पल इतनी बड़ी है ना, तो मम्मी की चप्पल पहन लिया। मम्मी की लिपस्टिक, उस टाइम पे लिपस्टिक प्रॉपरली लगानी नहीं आती थी, तो कुछ यहाँ चली जाती थी, कुछ यहाँ चली जाती थी, लिपस्टिक लगाने की कोशिश कर ली। और आजू बाजू के जो बच्चे हैं उन लोगों के साथ मैं ऐसा हाथ में स्टिक लेकर मैं टीचर टीचर खेला करती थी, ठीक है। तो मेरे बाजू में विश्वकर्मा आंटी थी, और वो विश्वकर्मा आंटी मतलब आज भी हमारे साथ संपर्क में है। तो वो विश्वकर्मा आंटी, वो भी, उनके हस्बैंड भी रेलवे में थे, तो ऑब्वियसली हम लोग रेलवे क्वार्टर्स में थे, तो अड़ोसी पड़ोसी थे। तो आंटी ने मुझे एक बार ऐसे यूं ही बोला, अरे पारुल, तू सिर्फ टीचर टीचर खेलती क्यों है, मतलब तू पढ़ाना मेरे बच्चों को, ठीक है, तू बहुत अच्छा बोलती है, तो मेरे बच्चों को पढ़ा, तेरी एकेडमिकली मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं, मेरे बच्चों को पढ़ा, मैं तेरे को हर बच्चे का 100 रुपए दूंगी। आप उस टाइम पे सिर्फ मेरी एज गेस कीजिए कि मैं कितनी उम्र की रही होगी। Around 12 years. आई वॉज 13, Okay. ठीक है, मैं 13 साल की थी, और मतलब बस अपने टीनेज का जो होता है ना एज ग्रुप, उसमें बस मैंने कदम रखा हुआ था। सो आई वॉज 13, ठीक है। एंड मेरी पड़ोसी वाली आंटी, विश्वकर्मा आंटी ने बोला कि उनके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों को मैं पढ़ाऊं, ठीक है, तो वो मुझे 100 रुपए देगी, यानी 300 रुपए। उस जमाने में, आज भी 300 रुपए की वैल्यू है। Exactly. अब मैं सोचो, जब मैं 13 साल की, आज मैं 32 साल की हूँ, आई एम 32, आई एम इन माई अर्ली 30s, जब मैं 13 साल की रही होगी, उस टाइम पे 300 रुपए की क्या वैल्यू रही होगी। तो मैंने 13 साल की उम्र से कमाना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड मेकिंग मनी व्हेन आई वाज 13, ठीक है। एंड वो तीनों बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया एकेडमिकली, और उनकी मम्मी डैडी दोनों शॉक्ड हो गए कि भाई ये कैसे हुआ, ठीक है। एंड उसके बाद आपको पता है, आंटीज लोग जो होती है, वो मोहल्ले के एक प्रकार से न्यूज, हाँ, सीसीटीवी और न्यूज तो इतने स्पीड में फैल जाती है।
तो क्या हुआ उसके बाद जो फाइनल एग्जाम थी वो तो मैंने उनको फर्स्ट टर्म के लिए प्रिपेयर किया था। अब जो फाइनल एग्जाम थी, मैं 13 साल की उम्र में 7th स्टैंडर्ड के आसपास थी, ठीक है। एंड वो जो बच्चे थे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बच्चों को, यानी कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, मैं अपने हाई स्कूल में थी, मैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी, ठीक है। तो ये बात आंटी ने पूरे मोहल्ले की आंटियों को बता दिया और सारी आंटीज ने फिर अपने अपने बच्चों को मेरे क्लास में एनरोल कर दिया और मैं एक प्रॉपर होम ट्यूशन टीचर के तौर पर अपने करियर को शुरू कर पाई, ठीक है। अब जो फर्स्ट टर्म तक मैंने 300 रुपए महीना कमाया होगा, आप सोचिए फाइनल एग्जाम में मैंने हर स्टूडेंट का 100 रुपए मुझे मिलता था और मेरे क्लास में, मतलब मेरे घर की चटाई पर, कोई प्रॉपर क्लासरूम नहीं थी मेरे पास, कोई बेंचेस टेबल डेस्क ये सारी चीजें नहीं थी, मेरे घर था, घर की चटाई थी, चटाई पे 19 बच्चे बैठते थे, मैं उस जमाने में 1900 रुपए कमाती थी। एट एज ऑफ 13 यस, आपने 19 बच्चों को सिखाया है, हाँ, जो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके फोर्थ फोर्थ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड तक थे। करेक्ट तो मतलब 13 की एज से आप टीचिंग के प्रोफेशन में आपकी एंट्री हुई। हो गई थी, बिल्कुल। तो जब आपने आगे जाके सब्जेक्ट कैसे चूज किया कि अभी एक ही सब्जेक्ट पे फॉर्म रहूंगी और इंग्लिश ही सिखाना है? बिल्कुल, आपको इस बात का भी जवाब देते हैं। कैसा है कि 7th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मैंने उन्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, क्योंकि होम टीचर को, एक जो ट्यूशन टीचर होती है, उनके घर में बच्चे आते हैं फर्स्ट से फोर्थ स्टैंडर्ड, उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, सब, साइंस, हमें सब पढ़ाया। 10th स्टैंडर्ड में आई स्कोर्ड 97 ऑन 100 इन साइंस, ठीक है। और मैं जिस एकेडमी में मैथ्स और साइंस की मैंने ट्यूशन लिया था, वही सर ने, मैं लविश ट्यूटोरियल में मैंने वहां से अपना पढ़ाई किया मोहन नगर में, ठीक है। तो लविश सर ने मेरे मार्क्स को देखकर मुझे ऑफर किया कि अरे तू इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर की है ना, और साइंस के तो हमारे पास टीचर है, मैथ्स के भी हमारे पास बहुत अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तो हमारे बच्चों को 8th और 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को, मैंने 10th की एग्जाम दे दिया था, ठीक है, तो तू 8th और 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को इंग्लिश पढ़ा, ठीक है, 1 घंटा 8th स्टैंडर्ड, 1 घंटा 9th स्टैंडर्ड, और हम तुझे 2000 रुपए देंगे और तेरे को सिर्फ 2 आवर्स देना है, ठीक है, और हम तुझे 2000 रुपए देंगे। एंड आई एक्सेप्टेड दैट ऑफर, मैंने वो ऑफर को स्वीकार लिया। एंड देन उसके बाद ये हुआ कि मैंने 1-2 साल उनके लिए काम किया, बट मैं चाह रही थी कि मैं 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाऊं करके, पता नहीं इंग्लिश भाषा के प्रति मेरा बहुत इंक्लिनेशन था, कहते हैं ना झुकाव। अब इतने सारे करियर होते हैं, लेकिन हर किसी को किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर ज्यादा झुकाव होता है, ठीक है। मुझे वो लोग बहुत इंप्रेसिव लगते थे जो बहुत फ्लुएंट, कॉन्फिडेंट, ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश को बहुत अच्छे से उस भाषा का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट कर पाते थे, तो मुझे वो लोग काफी इंप्रेसिव लगते थे। तो मैंने सोचा कि मुझे ये भाषा सीखनी है और मुझे ये भाषा पढ़ानी भी है लोगों को, लेकिन मुझे 10th एंड 12th को पढ़ाना है, ठीक है। तो इनिशियली मैंने 10th तक ही सोचा था, बट देन सर वाज नॉट अलाउइंग मी, क्योंकि मेरा हाल ही में 10th हुआ था और वो बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट की रिस्क नहीं उठाना चाहते थे। फिर उसके बाद मेरा ऐसा करते करते वहां पे 12th हो गया, ठीक है, 2 साल मैंने पढ़ा लिया लवेश में। अब क्या हुआ कि टवानी ट्यूटोरियल से मुझे, जो कि मंगलवारी कॉम्प्लेक्स में, डॉक्टर मनोज तवानी, डॉक्टर आशीष तवानी, ये फाउंडर्स हैं उनके, तो उन लोगों ने मुझे ऑफर किया कि आप हमारे 10th स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओगे क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है न केवल 10th में बट 12th में भी मैंने अकेडमिकली बहुत अच्छा स्कोर किया था, ठीक है। एंड मैं ऑलरेडी टीचर रही थी बहुत समय से, तो बच्चों को हैंडल करने का कॉन्फिडेंस समय के साथ आ गया था या बढ़ता गया, ठीक है। तो फिर टवानी ट्यूटोरियल्स में मुझे मौका मिला और मैंने वहां पे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाया, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई को, एंड उन्होंने भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना मल्टीनेशनल कंपनीज ट्राई करनी है, मुझे अपने शहर से बाहर निकलना है, घर में भी इतने सारे चीजें देख रही थी, तो मुझे शहर से बाहर निकलना था कि बस इस बहसबाजी से बाहर निकलना है और बाहर जाके मुझे किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करना है, वो एक पर्टिकुलर चार दीवारी से बाहर निकल के हाँ, वो दुनिया, मतलब कोई का मेंढक बन के नहीं रहना चाहती थी, ठीक है। तो हमने ऐसा सुना भी था कि आप इंफोसिस एक एमएनसी जो है वहाँ वर्क करती थी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना, और मैं इंफोसिस के पहले एक बात स्वीकारना भी चाहूंगी कि हिस्लप कॉलेज में हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव था, जिसमें मैं पूरे कॉलेज में से बहुत ही लिमिटेड 3-4 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे किसी पुणे की कंपनी में जिसका नाम जेडस एसोसिएट था, ठीक है। तो मैंने उसके सेमीफाइनल्स तक सारे राउंड्स क्लियर कर दिए, फाइनल राउंड के लिए मुझे पुणे जाना था।
अब एक एक्साइटेड बच्चे की तरह मैंने हर जगह ढिंडोरा पीट दिया, ठीक है, अरे मैं पुणे जा रही हूँ, अरे मैं पुणे जा रही हूँ, अब तो मैं पुणे में काम करूंगी। एंड देन व्हाट हैपेंड, व्हेन आई वेंट टू पुणे, आई वाज रिजेक्टेड, ठीक है। मैं पुणे में गई, मैंने एचआर राउंड के, जब मैंने फाइनल राउंड में बैठी मैं, और उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए, उस इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हो गई। सो आई वाज शैटर्ड, आई वाज ब्रोकन, ठीक है। एंड आई केम बैक एंड मैं बहुत रोई, एक दो दिन मैंने खाना नहीं खाया, और फिर मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला, निकल गई हवा, है ना, पुणे जाएगी, सबको बताया है, ये करेगी वो करेगी। फिर उसके बाद पता नहीं कैसे, मैं गिव अप करने में बिलीव ही नहीं करती, मेरी मम्मी को कभी गिव अप करते नहीं देखा, मैं क्या गिव अप करूंगी, ठीक है। तो मैंने गिव अप करने में बिलीव नहीं किया, मैंने खुद के जितनी भी कमजोरियां थी उसको सबसे पहले तो रिकग्नाइज किया, पहचाना, एक्नॉलेज किया कि ये गलतियां मेरे अंदर है, उसके ऊपर काम किया, हफ्ते 10 दिन अपनी मेंटल हेल्थ पे काम किया, अपने आप को वापस अपनी पॉजिटिविटी को रीगेन किया मैंने, ठीक है। और अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट किया कि शायद मेरे लिए कुछ और बड़ी चीज भगवान ने तैयार की है, जेड एसोसिएट इतनी बड़ी चीज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली ये हुआ कि हफ्ते 10 दिन के बाद मेंटोर ट्रेनिंग प्लेसमेंट कंपनी थी नागपुर से, वहां पर इन्फोसिस के इंटरव्यू ड्राइव चल रहे थे, जो मुझे पता चला, ठीक है। इन्फोसिस 6 लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है, और ये इंडिया की टॉप 10 आईटी कंपनीज में से एक काउंट की जाती है। तो मैं वहां पे गई, मेंटोर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने उसी समय समझ गई थी कि जब आप सेलिब्रेट करते हो एक ऐसी चीज जो आप जीते भी नहीं हो, तो वो चीज काम नहीं करती, ठीक है। साइलेंट रहना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, जब तक आप कोई चीज पूरी तरह से अचीव ना कर लो, तब तक उसका ढिंडोरा मत पीटो। तो लाइफ ने मुझे ये समय समय पे ये चीज बहुत सिखाई है, ठीक है। तो उसके बाद मैं जब इन्फोसिस के इंटरव्यू देने गई, मैंने किसी को नहीं बताया, मैं घर से कैजुअल पहन के निकली थी, अपने बैग में फॉर्मल्स डाल के, ठीक है। और मैं अपने फ्रेंड के घर गई, और मैंने फ्रेंड के घर में चेंज किया, ठीक है, आकांक्षा नाम था उसका। तो मैंने अपने फ्रेंड के घर में चेंज किया, और मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ, आई एम नॉट फीलिंग गुड, बट मेरे को ये जाना है, कुछ काम है करके। तो उसने बोला ठीक है, मैंने उसको भी नहीं बताया कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, बट मैंने चेंज कर लिया कि समवेयर अराउंड 11 इट वाज, ठीक है, 11 o'clock इन द मॉर्निंग। तब से लेकर शाम के 5 बजे तक बैक टू बैक अलग अलग राउंड्स हुए, ग्रुप डिस्कशन हुआ, टेलीफोनिक राउंड हुआ, ठीक है, एचआर राउंड्स हुए, काफी सारी चीजें हुई, एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, मैंने सारे बैक टू बैक एक के बाद एक क्रैक किए। एंड शाम के 6 बजे मेरे हाथ में ऑफर लेटर था दैट यू आर हायर्ड फॉर इन्फोसिस एंड यू आर गोइंग टू मैसूर फॉर ट्रेनिंग। मैसूर में एशिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, 400 एकड़ में फैला हुआ। तो मैं मैसूर गई, एंड देन मैसूर में हमसे पूछा गया कि लोकेशन डालिए कि यहाँ की ट्रेनिंग होने के बाद आप बैंगलोर में काम प्रेफर करेंगे या पुणे में। और क्योंकि मैंने पुणे प्रेफर किया, तो मैं पुणे में मुझे रिलोकेट करना पड़ा, नागपुर छोड़ना पड़ा, और फाइनली जो मैंने बोला था सबको कि मैं पुणे जा रही हूँ, ठीक है, वो चीज कंप्लीट हो गई। तो मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में चले गई, और इस पर मुझे और विश्वास होने लगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं जेडएस एसोसिएट में रिजेक्ट नहीं होती, तो इन्फोसिस में सिलेक्ट कैसे होती। और यूनिवर्स का और भगवान का मेरे साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, वो मेरा बुरा नहीं चाहते हैं, और उनके पास मेरे लिए बेटर प्लान्स है। इस चीज पर मेरा फेथ और ज्यादा हो गया। ओके, सो कितने ईयर तक आपने वहां पे काम किया? 1.5 year। और फिर उसके बाद हमेशा समझे कि लीगेसी बाय पारुल का कहीं ना कहीं थॉट आया आपके माइंड में। हाँ, सो वो स्टोरी क्या थी? वेल सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि इन्फोसिस में जब मैसूर में ट्रेनिंग लेने गए थे, तो वहाँ पे जो ट्रेनर्स को मैंने जिस लेवल की इंग्लिश बोलते हुए देखा, उनकी जो मैंने पर्सनालिटी को ऑब्जर्व किया, उनके कॉन्फिडेंस से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई। और जिस पद पर वो लोग थे कि वो स्टेज पे खड़े होते थे, सामने सारे वर्किंग प्रोफेशनल लोग उनसे ट्रेनिंग लेते थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनसे बहुत इम्प्रेस होते थे, उनकी तरह बनना चाहते थे, उनसे उन्हें अपनी इंस्पिरेशन के जैसा कंसिडर करते थे, तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, मुझे ऐसा बनना है। अब मुझे ना इस लेवल का ट्रेनर बनना है, और मुझे खुद की कुछ पहचान बनानी है एज अ ट्रेनर, ठीक है। तो मैंने अपने उन स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू किया, जिससे मेरी पर्सनैलिटी उस तरीके की हो, मेरा कॉन्फिडेंस उस तरीके का हो, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स उस लेवल का हो। मैंने ये तमाम चीजों के ऊपर काम करना शुरू किया, और तब ये सपना मेरे दिमाग में पूरी तरह से आ गया कि भाई बनना है, इंग्लिश ट्रेनर बनना है। ओके, ये चीज फाइनल हो गई। प्रोसेस के लिए लीगेसी बाय पारुल के लिए फ्रॉम एट द एज ऑफ 13 द जर्नी वाज लाइक फ्रॉम होम
ट्यूटर Yes, exactly. I टू started from home. टू लेगेसी बाय पारुल, जिसमें इंफोसिस का जो रोल था एक कहीं ना कहीं मेन रोल था, क्योंकि उनके ट्रेनर्स को देख के आप मोटिवेट हुई। Yes. तो मैम अगला सवाल मैं करना चाहूंगा कि जैसे अभी इंग्लिश टीचर तक का तो अपना सफर आपने बता दिया, तो इंग्लिश टीचर से लेके पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच और उसके बाद जो है जॉब स्टॉक तक जाने तक का आपका जो सफर था, जो गैप थी, वो कैसे फिल हुई? वेल, समय ने मुझे बहुत साथ दिया, ठीक है। आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु बिलीव्स इन स्क्वीजिंग एवरी ड्रॉप ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट केम माय वे। सो मैं अवसर का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फोसिस में मैंने काफी सारे ट्रेनर्स को, मैसूर में काफी सारे ट्रेनर्स को, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स को देखा, मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत इंप्रेसिव लगी। और वहां पर हमने सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं सीखा, हमने वहां पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत कुछ सीखा। मैंने सोचा कि क्यों ना अगर मैं नागपुर में वापस, क्योंकि पहले मैं टीचर थी, फिर मैं मल्टीनेशनल कंपनी में चली गई, फिर मैंने मतलब मेरी जो टीचिंग करियर है कुछ समय के लिए वो स्टॉप था, है ना, रुक गया। अब उसके बाद मैंने उसको वापस नागपुर आके रिज्यूम किया, ठीक है। और जब मैंने 1.5 साल के बाद वो करियर को रिज्यूम किया तो मैंने सोचा कि सिर्फ इंग्लिश ही क्यों सिखाऊं, अब मैं इनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी सिखाऊंगी। यहाँ पर कई लोगों को ऐसा लगता है, नागपुर में गलतफहमी है कि इंग्लिश बोलना आ गया है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन सिर्फ एक एस्पेक्ट है, पार्ट है, बट आपकी पर्सनैलिटी में सारा खेल आपका माइंडसेट का होता है कि आप किस प्रकार की विचारधारा रखते हो, आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है, आप अपनी बातें लोगों के सामने निर्भयता के साथ रख पाते हो या नहीं, सही शब्दों का इस्तेमाल करके, सही लहजे में। तो कम्युनिकेशन तो एक हिस्सा हो गया, बट इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस, आपका फियरलेसनेस, आपके क्वालिटीज, आपकी ट्रेट्स, ठीक है, आपका बिहेवियर, ठीक है, वो बोलते हैं ना विचार, वस्त्र, ये तमाम चीजें एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, तो मैंने सोचा होना चाहिए एग्जैक्टली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये सारी चीजें भी नागपुर में मैं स्टूडेंट्स को सिखाऊं जब मैं अपने करियर को रिज्यूम करूं। तो अब मैं सिर्फ एक इंग्लिश टीचर नहीं बनना चाहती थी, अब तक ये तो क्लियर हो गया था कि मुझे सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है, बिकॉज मेरा झुकाव इंग्लिश भाषा के प्रति बहुत ज्यादा था, ठीक है। आई वॉज वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स दिस लैंग्वेज एंड आई वॉन्टेड टू मेक माई करियर फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। बट जब बात आई पर्सनल डेवलपमेंट की, तो मैंने सोचा कि जो मैं पुणे से सीख कर आई हूँ, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर भी सिखाना है। सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है, ओवरऑल आपका ड्रेस सेंस किस तरीके से होना चाहिए, आपके एटिकेट कैसे होने चाहिए, टेबल मैनर्स कैसे होने चाहिए, आप लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो, बात करते हो, जिस तरीके से वॉक करते हो, है ना, तो आपका ऑरा किस तरीके का होना चाहिए, आपका माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें मैंने सोचा कि अब मैं स्टूडेंट्स को सिखाऊंगी। हाँ, तो इस तरीके से मैं सिर्फ एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर से एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोच भी बन गई, ठीक है। अब बात करते हैं आपका अगला जो सवाल है कि मैम जोश टॉक तक कैसे आप पहुंचे। तो जाहिर सी बात है, मैंने अपने खुद के वीडियोस बनाने शुरू कर दिए थे। आप देखिए, मेरा 10 साल पुराना वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोडेड है। हाँ मैम, 10 ईयर्स पुराना, ठीक है। तब मैं बिल्कुल अलग डिफरेंट लगती थी, ठीक है। तो उस वीडियो पे ना मुझे न केवल सिर्फ तारीफ मिली है, बल्कि बुराई भी, नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत जम के आए हैं। और वो नेगेटिव कमेंट्स ने मुझे बहुत मजबूत बनाया, ठीक है। क्योंकि आप सोचो, इतने नेगेटिव, वो बोलते हैं ना लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में जाके सुनिए कि लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो जो चीजें थी, उस चीज ने मुझे और ज्यादा जिद्दी बना दिया, नहीं अब तो और वीडियोस अपलोड करूंगी, खुद को और बेहतर बनाऊंगी, लोगों के साथ और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, और वैल्यू एडिंग कंटेंट्स लेकर आऊंगी। एंड आई केप्ट अपलोडिंग वीडियोस, आई केप्ट मेकिंग वीडियोस, आई केप्ट क्रिएटिंग कंटेंट। उस टाइम पे तो एडिटिंग भी नहीं समझती थी, मेरे पास आईफोन या अच्छी क्वालिटी कैमरा भी नहीं था, मैं नॉर्मल एंड्रॉइड फोन को ऐसे दीवार पे चिपका देती थी किसी चीज से, वो रहता था ना वॉल होल्डर या फोन होल्डर होता था, उससे लगा देती थी, और मैंने वीडियोस बनाए हैं। उसको बिल्कुल एडिट नहीं किया, वो पीछे की बैकग्राउंड आवाज भी आ रही है, बोर्ड पर मैं लिख रही हूँ, मैंने ऐसे अपना कंटेंट क्रिएशन, ऐसे अपनी वीडियो मेकिंग को शुरू किया और उसको कंटिन्यू रखा। एंड देन ये इतने वीडियोस हो गए, अब इंस्टाग्राम पे 2500 वीडियोस, यूट्यूब पे 400 से 500 वीडियोस, गूगल के ऊपर कम से कम 300 से 500 रिव्यूज, ठीक है। और लिंक्डइन पे हर जगह मेरी प्रोफाइल थोड़ी अच्छी दिखने लगी। अब जोश टॉक जो है वो इंग्लिश टीचर्स को अप्रोच कर रहे थे, है ना, तो उन्होंने महाराष्ट्र से मुझे सिलेक्ट किया।
उन्होंने कहा हमने आपका लिंक्डइन चेक किया, हमने आपका इंस्टा प्रोफाइल चेक किया, आपके वीडियोस, आपके कंटेंट क्रिएशन, हमने आपके यूट्यूब के वीडियोस, इंस्टाग्राम के वीडियोस, आपके गूगल रिव्यूज पढ़े, ठीक है। हम आपकी स्टोरी जानना चाहते हैं कि आप इंग्लिश टीचर कैसे बनी, आप लोगों को कैसे सिखाती हो, ठीक है, और आप लोगों को क्या टिप्स दे सकती हो कि वो अपनी इंग्लिश बिना किसी ट्यूशन क्लासेस के भी किस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। तो उन्होंने मेरे से ये सारे सवाल किए और इसकी ना बहुत ज्यादा फनी स्टोरी है। आई वॉज वर्शिपिंग एट दैट टाइम, ठीक है, सुबह का समय था, 8 साढ़े 8 बज रहे थे। 8 बजे मेरी एम्प्लॉय प्रांजलि लांबत घर आ जाती थी। मैं घर से ही काम कर रही थी, लॉकडाउन का टाइम का आसपास का समय था ये, लॉकडाउन खत्म हो रहा था, ठीक है, लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो रहा था, तो भी मेरी क्लासेस घर से ही चल रही थी। तो प्रांजलि को मैं अपने घर पे ही बुला लेती थी कि यार कॉलिंग वगैरह में मेरी जो भी मैनेजमेंट है, बैकग्राउंड बैकएंड का जितना भी काम है वो तुम कर लिया करो करके, ठीक है। तो मैं पूजा कर रही थी, 8:30 के आसपास का समय था, एंड आई वॉज जस्ट अबाउट टू लाइट द लैम्प, एंड उतने में प्रांजलि दौड़ते हुए आती है एंड शी सेड, मैम यू आर गेटिंग अ कॉल। मैंने बोला ओके, आस्क द पर्सन टू कॉल मी लेटर, ठीक है। तो बोला नहीं मैम, आई कैन नॉट हैंग अप दिस कॉल। मैं बोली क्यों, क्या हो गया प्रांजलि? तो शी सेड, मैम द कॉल इज फ्रॉम जोश टॉक, एंड आई डिडंट हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट जोश टॉक। आई न्यू कि भाई कोई यूट्यूब चैनल है और उस पर मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड होती है, बट मुझे उसका ये नहीं पता था कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और क्या है बैकग्राउंड। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता था, मैंने उसके 1-2 वीडियोस देखे भी थे, ठीक है, बट मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता था। मुझे लगा कि इतने सारे यूट्यूब चैनल है, ये भी एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और इतनी सारी मोटिवेशनल वीडियोस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड होती है, ये लोग भी कर लेते हैं। एंड आई वाज लाइक, प्रांजलि जो भी हो, मैं भी पूजा कर रही हूँ, आप उनको बोलिए कि आप बाद में कॉल करें। एंड शी सेड, मैम आई एम इंसिस्टिंग यू, आई हैव नेवर इंसिस्टेड दिस वे बिफोर, आई वांट यू टू टेक दिस कॉल, आई वांट यू टू टॉक, ठीक है। और फिर मैंने बोला ठीक है ना, बात कर लेती हूँ। तो फिर मैंने फोन लिया एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू द पर्सन, एंड उन्होंने कहा कि पारुल मैम, we have checked your Insta profile, we have gone through your videos, we have seen your YouTube videos, we have seen your content creation, and we have also read some of your reviews. And it turned out to be very natural. It wasn't like scripted or AI generated. क्योंकि उसमें ग्रामर मिस्टेक्स भी कुछ बच्चों की दिख रही थी और उनकी इमोशंस ज्यादा नजर आ रहे थे। एंड वी हैव आल्सो चेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल. We found your profile quite impressive and we want to know your journey. We want to know everything, how you became an English trainer and what tips would you like to share with the people who are not capable to join your class but still want to improve their English. तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, आप मुझसे 4 बजे के आसपास बात करिए। उनको भी मैंने ऐसे ही बोल दिया। उन्होंने बोला मैम अभी आप बिजी हैं? मैंने कहा हाँ मैं पूजा कर रही हूँ, ठीक है। तो बोला ठीक है ना मैम, कोई बात नहीं, तो मैं आपको 1 घंटे के बाद भी कॉल कर सकती हूँ? मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे कुछ प्रायर कमिटमेंट्स है, मुझे कहीं पर जाना है इसके बाद, ठीक है। तो मैंने लोगों को प्रायर कमिटमेंट, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं आपको शब्द दे रही हूँ कि 4 बजे मैं आपसे बात कर सकती हूँ, इसका मतलब उस वक्त मैं पूरी तरह से रेडी और फ्री रहूंगी, अवेलेबल रहूंगी, है ना। तो अभी मुझे कहीं बाहर जाना है और मैं 3 बजे तक लौटूंगी। उन्होंने कहा ठीक है मैम, हम आपको 4 बजे कॉल करते थे। वो वेरी पंक्चुअल, ठीक है। तो उनकी टीम ने मुझे बराबर 4 बजे कॉल किया, मैंने सब कुछ उनको बताया एंड दे सेड मैम योर स्टोरी टर्न आउट टू बी रियली वेरी इंप्रेसिव एंड वी रियली वांट टू गेट यू रिकॉर्डेड। और मैंने कहा कि कैसी होती है रिकॉर्डिंग? तो बोले हमारा ऑफिस तो गुड़गांव में। मैंने कहा मुझे गुड़गांव आना पड़ेगा? नहीं नहीं मैम, बोले आपको रिकॉर्ड करने के लिए हमारी पूरी टीम नागपुर आएंगी। और नागपुर के हिंगना में ना क्रोमा स्टूडियो करके एक जगह है, करेक्ट, सोमलवाड़ा के बैक साइड, बिल्कुल सही समझा आपने। तो वहाँ पे उनका बकायदा क्रोमा स्टूडियो है। तो मुझे वहाँ का एड्रेस दिया गया, मैं अपनी मॉम के साथ वहाँ पे गई, ठीक है। एंड उन्होंने मेरी पूरी वीडियो रिकॉर्ड की, रातों रात वो वीडियो वायरल हो गई। उस वीडियो के ऊपर 1.3 मिलियन व्यूज आ गए, उस पर हजारों लाखों लोग कमेंट कर रहे थे, कुछ अच्छे भी कमेंट थे, मतलब 90% कमेंट्स बहुत अच्छे थे। मेरे स्टूडेंट्स वहां जाके कमेंट सेक्शन पे लिख रहे थे कि मैम हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमने आपसे ट्रेनिंग ली है, आप हमारी शिक्षिका रही है, हमने आपको रियल में हम आपसे मिले, आपसे ट्रेनिंग लिए। तो 90% अच्छे कमेंट्स भी थे और 10% तो आपको पता है हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, वी कैन नॉट मेक एवरीबॉडी हैप्पी। तो कुछ कमेंट्स खराब भी थे, बट वो वीडियो बहुत वायरल हो गया। एंड देन मुझे ऑल ओवर इंडिया से कॉल आने लग गए कि मैम हम बैंगलोर से हैं, हम पुणे से हैं, हम गुड़गांव से हैं, हम मुंबई से हैं, एंड वी वांट टू गेट ट्रेन बाय यू। तो उन लोगों ने मेरी ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल लेना शुरू कर दिया। अब मैं ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ
ऑनलाइन क्लासेस की भी जर्नी मेरी शुरू हो गई कि अब मैं ऑनलाइन भी लोगों को ट्रेनिंग दूंगी, जिससे ऐसा मुझे महसूस होने लगा कि मेरे पंख बड़े हो गए। अब मैं सिर्फ नागपुर के स्टूडेंट्स को सर्व नहीं कर रही हूँ, उन्हें ट्रेन और एजुकेट नहीं कर रही हूँ, बल्कि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स विलिंग थे मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी ट्रेनर बन सकूं और उनको ट्रेनिंग दे सकूं। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी साबित हुआ। और मैं उन जोश टॉक स्पीकर्स की टीम के साथ बिल्कुल भी रूड नहीं थी। मैंने एब्सोल्युटली वही बताया, क्योंकि सच में मैं जेन्युइनली उस वक्त पूजा कर रही थी, और पूजा के बाद मैंने किसी को अपने शब्द दिए थे कि मैं 10 बजे तक कहीं पे जाने वाली हूँ, और मुझे पता था कि वो पूरा काम 3 बजे तक मैं फ्री होंगी। तो फिर भी मैंने 1 घंटा रिलैक्स होकर 4 से 5 आप मुझे कॉल करें, मैं आपको सब आपके सारे सवालों का ऑनेस्टली जवाब दूंगी। तो इट वॉज रियल, ठीक है। मैं ऐसा नहीं था कि नहीं बाद में काम कॉल कीजिए, प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और जब मेरा वीडियो अपलोड हुआ उसके एक दिन पहले संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो अपलोड हुआ था। ये 2022 के आसपास का चीज है, 100%। ये नवंबर के आसपास की बात है, 6 नवंबर 7 नवंबर के आसपास वीडियो रिलीज हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मेरी क्लासेस में फीस भर के एनरोल नहीं कर पाते, वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इंस्टाग्राम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एग्जैक्टली। मैं हफ्ते में काफी फ्रीक्वेंटली लगभग 2 से 3 बार लाइव जाती हूँ, और मैं बहुत कुछ वैल्यू एडिंग वोकैबुलरीज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, ग्रामर के कुछ नियम, कोई कॉन्वर्सेशन, कोई इंटरव्यू क्वेश्चन, मैं उस पर सिखाती हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे मेरे इतने सारे वीडियोस है। आप सोचो इंस्टाग्राम पे अगर 2500 वीडियोस है, तो कम से कम वो 1000-1500 वोकैबुलरी तो इंस्टाग्राम से सीख जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये प्लेटफॉर्म्स बनाए इसलिए गए हैं ताकि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सके, इससे गुड यूज कर सके अपने बिल्कुल सही पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। जी। लेकिन जो यूज हो रहा है वो इससे ज्यादा अभी 80% खराब हो रहा है इन दिनों, पर वो मेरे केस में लागू नहीं होता, क्योंकि मैंने हमेशा से ऐसे कंटेंट क्रिएट किए हैं जिससे लोगों की इंग्लिश बेहतर हो। तो जी हाँ, मेरे प्लेटफॉर्म से, मेरे सोशल मीडिया से लोग बहुत कुछ अपनी इंग्लिश को डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ उनको सीखने को मिल सकता है। सो अभी अगला सवाल जो रहेगा वो आपके आइडल या इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? पुरुषोत्तम श्री राम जी के बाद, क्योंकि मैं उनको अपना आइडल हमेशा से मानती थी, हूँ और रहूंगी, ठीक है। इसके अलावा मेरी जननी बबीता आर्या, ठीक है, मेरी मम्मा के अलावा, अगर मुझे इन दोनों के अलावा किसी को चूज करना है, क्योंकि ये लोग तो मेरे हमेशा से आइडल रहे हैं, लेकिन फिर हो जाएगा कि आंसर कैसे सुनाई देगा ये वाला, कि आप अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इनसे थोड़ा हट के आपको जवाब देना चाहूंगी। ये लोग की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, श्री राम जी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, ठीक है, और इनको मैं अपना आइडियल डेफिनेटली मानती हूँ। अपनी मम्मी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, जैसे मैं पूरे आपको आपके सारे सवालों में कहीं ना कहीं अपनी मम्मी का जिक्र कर रही हूँ। बट इसके अलावा सुधा मूर्ति जी, ठीक है, इन्फोसिस कंपनी के को फाउंडर, समझ लीजिए उनका रोल है, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे पास 3-4 कंपनी के ऑफर लेटर्स आ चुके थे, ठीक है। मैं एक कंपनी में डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती थी, और वो एक कंसल्टेंसी थी। आप समझने की कोशिश कीजिए, जहां से मैंने इंटरव्यू दिया, वो इन्फोसिस का भी इंटरव्यू करवाती थी, टीसीएस का भी इंटरव्यू कराती थी, विप्रो का भी करवाती थी, कैपजेमिनी का भी करवाती थी, ठीक है। तो मेरे पास 3-4 कंपनी के ऑफर लेटर्स आ चुके थे। उसके बावजूद भी जब मैंने स्टडी किया, क्योंकि किसी ना किसी ऑफर लेटर्स आ गए थे, अब मुझे ज्वाइन करना था, तो 3-4 कंपनीज में से मैंने डेफिनेटली इन्फोसिस को महत्व दिया रिसर्च के बाद, ठीक है। मैंने सारी कंपनी के बारे में स्टडी किया, अजीम प्रेम जी की कंपनी के बारे में स्टडी किया, विप्रो, ठीक है, टीसीएस के बारे में मैंने स्टडी किया, इन्फोसिस के बारे में स्टडी किया। मुझे सुधा मूर्ति जी की सादगी बहुत प्यारी लगती है, उनकी सादगी से मुझे मोहब्बत है। जब मैं उनको सुनती हूँ तो सिर्फ सुनने भर से, मैं आज तक सुधा मूर्ति जी से कभी मुलाकात नहीं करी, ठीक है, ये तो एक ड्रीम है भाई, कभी मिलने उनसे मिल जाए, ठीक है। लेकिन सुधा मूर्ति जी की बातें सुनकर इंसान को बहुत कुछ सीखने मिलता है। कुछ लोग अगर रिलेशन में हैं, ठीक है, किसी मतलब हस्बैंड वाइफ है, तो अगर वो सुधा मूर्ति जी को सुने और उनकी बातों को अपने रिश्ते में अमल में लाए, आप यकीन मानिए उनके बीच में डिवोर्स नहीं हो सकता, चाहे कितना भी बुरा फेस उन्होंने देख लिया। क्योंकि सुधा मूर्ति जी वो है जिन्होंने अपने हस्बैंड सत्यनारायण मूर्ति को 10,000 रुपए दिए थे कंपनी स्टार्ट करने के लिए 1 BHK में। आज वो कंपनी 6 लाख करोड़ की कंपनी बन गई, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया था कि सुधा मूर्ति जी को ही घर चलाना था, ठीक है, उन्हीं को घर चलाना था, उन्हीं को सब कुछ संभालना था, उन्होंने गिव अप नहीं किया,
उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ा नहीं उस विषय पे कि तुम फाइनेंशियली केपेबल नहीं हो घर को रन करने के लिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जैसे आज लोगों को सिर्फ एक छोटा सा एक्सक्यूज काफी है रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए। सुधा मूर्ति जी से सीखने के लिए बहुत कुछ है, वो अपने आप में चलते फिरते एक विकिपीडिया है, ठीक है, और आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। और ये तो सिर्फ एक रिलेशनशिप की बात हो गई, करियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो मैं उनको डेफिनेटली अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ। मुझे आज भी वो चीज याद है जब मैंने उनको सुना ये कहते हुए कि एक बार वो बिजनेस क्लास लाइन में थी, उनके हाथ में बिजनेस क्लास टिकट थी। ऑब्वियसली 6 लाख करोड़ की कंपनी की वो फाउंडर की वाइफ है और उनके शेयर ज्यादा है, लेट मी टेल यू, ठीक है। तो उनके हाथ में बिजनेस क्लास टिकट थी एंड वहां पे जो लोग खड़े थे वो सारी सादी सिंपल साड़ी पहनते, जैसे आपकी मम्मी, हमारी मम्मी, ठीक है, और सादा सिंपल सलवार कमीज पहनने वाली वैसी लेडी थी वो, और अभी भी वैसी ही है वो, उसी तरीके से ड्रेसअप होती है, चाहे उनके पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, ठीक है, इसके बावजूद भी वो सादगी से ड्रेसअप होना पसंद करती है। तो वो जिस लाइन में थी, जिस क्यू में थी टिकट लेके, तो लोगों को रियलाइज नहीं हुआ और लोगों को यकीन भी नहीं हुआ कि भाई वो सुधा मूर्ति है, वो बिलियनर है, ठीक है, और वो टिकट ले सकती है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पीछे कुछ लेडीज ने उनको बोल दिया, इन इकोनॉमी क्लास वालों को समझ में भी नहीं आता कि किस लाइन में खड़े हैं, देखो किस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं, कैटल क्लास कहीं के, कैटल क्लास बोल दिया उनको। एंड जब सुधा मूर्ति जी ने जाके उनसे पूछा आपके हिसाब से कैटल क्लास होता क्या है, और आप प्लीज मेरी टिकट चेक कीजिए, ये बिजनेस क्लास के टिकट है, मैं इन्फोसिस कंपनी की को फाउंडर में हूँ, ठीक है, या फिर मेरे पास उन्होंने अपनी इन्फोसिस कंपनी से उनका कनेक्शन बताया। ऑब्वियसली एवरीवन वाज शॉक्ड, एवरी सिंगल पर्सन वाज शॉक्ड, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं ऐसे लोगों को अपना इंस्पिरेशन मानना प्रेफर करती हूँ। आज भी वो बहुत दिखावा या फ्लैम्बॉयंस में बिलीव नहीं करती, ठीक है, और वो हजारों लाखों लड़कियों को इंस्पायर करती है, उनको मोटिवेट इसीलिए करती है। सुधा मूर्ति जी, नारायण सर और रतन टाटा जी का नाम उसीलिए लिया जाता है क्योंकि कितना भी होने के बाद भी वो लोग ग्राउंड टू अर्थ है। Yes, they are very humble. They are not at all into flamboyance. They aren't ostentatious at all. बिल्कुल दिखावा नहीं करते, ठीक है, आपकी हमारी तरह एकदम सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं। हालांकि ये वो लोग हैं जो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले लोग होते हैं, ठीक है, विजनरी होते हैं, लीडर्स होते हैं, और ये ऐसे लोगों को एक्चुअली लोगों को रोल मॉडल समझना चाहिए, ना कि किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को। Yes, ma'am. मैं फैन गर्ल हूँ जहां तक बात सुधा मूर्ति की है। एग्जैक्टली, क्योंकि बॉलीवुड एक्टर से किसी सेलिब्रिटी को आइडल और इंस्पिरेशन मानना वहां तक ठीक नहीं है जब तक उसकी जर्नी वैसी ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द तो नेपोटिज्म की वजह से लोग आए हुए हैं हाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में। जी, बाकी दूसरी इंडस्ट्री का हम ले सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गए, तो उनको आइडल, उनको आप जैसे सचिन तेंदुलकर सर हैं, उन्हें भी हम आइडल रख सकते हैं। उनके साथ और 2-3 लोग हैं, उनको भी रख सकते हैं, जैसे विराट कोहली को रखते हैं कुछ लोग, कुछ धोनी को रखते हैं। जी, क्योंकि करेक्ट, उनकी जर्नी वैसी रही है, बिल्कुल, उन्होंने वो फेस किया है वो चीज, कितने बार रिजेक्शन होके या फिर ऐसे जगह पे आना और इंडिया को उस लेवल पे लेके जाना, तो वो चीज जो भी लोग आइडल मानना चाहे लोगों को या फिर मानना है हम लोगों को, तो वैसे पर्सनैलिटीज होनी चाहिए, जैसे आपने कहा ग्राउंड टू अर्थ होना चाहिए, जो कि वो लोग है। और वो आज भी जितने भी अभी हमने यहाँ पे नाम डिस्कस किए वो लोग है लिटरली, और वो पब्लिक होना पसंद नहीं करते ज्यादा। उनका एक वो भी है कि काम के वक्त काम, बात ज्यादा मतलब जो जिसे हम कहेंगे पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे, ऐसे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे वो लोग। सो ये क्वालिटी जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच एंड इंग्लिश टीचर, ये जो क्वालिटी है तो ये कितनी इम्पोर्टेंट रहेगी अभी के स्टूडेंट्स के लिए ग्रैब करने के लिए और उनकी खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। वो लोग ये चीज देखिए, जो अगर हम स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी की बात करें, है ना, हम स्पोर्ट्स सेलेब्स की बात करें, तो वो लोग ये बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जो फेम है ये टेम्पररी है, ठीक है। इंडियन पीपल आर वेरी गुड एट समथिंग, आई टेल यू, इट्स वेरी फनी, रातों रात किसी को भगवान बना लेना और रातों रात किसी को यहाँ से उतार के जमीन पे ला देना, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर रहता है। इसलिए वो ये बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखते हैं। आप देखिए धोनी के बारे में, उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में उन्हें डिस्कस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। विराट कोहली भी अपनी लाइफ को प्राइवेट ही रखना
पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये लोग बैलेंस को अचीव कर पाए, और ये क्वालिटीज, बैलेंस बहुत खूबसूरत चीज है, हर कोई इसको अचीव नहीं कर पाता, ठीक है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना, पर्सनल लाइफ को सीक्रेट ही रखना, उसको पब्लिक नहीं करना, ठीक है, एक फेक फेम के लिए, एक टेम्पररी फेम के लिए, ये क्वालिटीज बहुत ही उम्दा लेवल की क्वालिटीज है, बस हर किसी ने सीखनी चाहिए और अपनी जिंदगी में अमल में लाना चाहिए। हर किसी को आपकी हर जानकारी होना जरूरी नहीं, हर कोई डिजर्व नहीं करता आपकी स्टोरी का हर एक चीज जानना। तो यही बात आजकल के बच्चों को समझनी चाहिए, इसीलिए मोटो है मेरे इस पॉडकास्ट का, पूरी सीरीज का, कि ज्यादा से ज्यादा मैं एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड लोगों को ही इनवाइट करूं, क्योंकि वो सीखेंगे कुछ, जो बच्चे हैं जिनको सच में सीखना है या फिर जिनको नहीं भी सीखना है, मजाक में भी शॉर्ट्स जो रील्स जो है चलते देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो कान में जाएगा उनके, तो वो उनके काम में ही आएगा। मैम अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि लेगेसी बाय पारुल आर्या के बारे में आपने नेक्स्ट क्या सोचा है आने वाले समय के लिए? वेल अभी तो मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन ले लिया है, और वो डिसीजन ये है कि अभी तक मैं 2 प्रकार की क्लासेस रन करती हूँ, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, लेकिन अब मैं कंप्लीटली ऑनलाइन पे शिफ्ट कर रही हूँ, और बहुत ज्यादा मैं अभी कंटेंट क्रिएशन पर और ज्यादा ध्यान दूंगी, ठीक है। इसके अलावा मैं वीडियो कोर्सेज लॉन्च करने का प्लान कर रही हूँ, जो आने वाले 2-3 महीने के अंदर, मेरा 3 अगस्त को बर्थडे है, तो मैं तब तक उसको लॉन्च कर दूंगी। और वो जो वीडियो कोर्सेज रहेंगे वो वोकैबुलरी बिल्डर के तौर पर रहेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग का वीडियो कोर्स होगा, है ना, कॉन्वर्जेशनल स्किल्स की हाउ आर यू, आई एम फाइन के आगे प्रैक्टिकली क्या बात करते हैं, अगर आप एक होटल में हैं, रेस्टोरेंट में हैं, मल्टीप्लेक्स में है, शॉपिंग मॉल में है, कोई शर्ट खरीदने गए हैं, ठीक है, या फिर आप एक फादर है या मदर है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आपको किस तरीके से बात करना है टीचर के साथ अपने बच्चे के रिगार्डिंग हाउ आर यू, आई एम फाइन के आगे, नोन अननोन इंडियन फॉरेनर, किसी फॉर्मल सेटअप में अपने बॉस, कोलीग, कोवर्कर, क्लाइंट के साथ कैसे बात करेंगे, और किसी इनफॉर्मल सेटअप में अपने फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स के साथ किस तरीके से बात करेंगे, हाउ आर यू, आई एम फाइन के आगे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे बात करेंगे जो बिल्कुल अननोन है आपके लिए, स्ट्रेंजर है, और आपको हाउ आर यू, आई एम फाइन के आगे बात करनी है, या किसी ऐसे मित्र से जिससे आप एक अरसे बाद मिल रहे हैं, तो आप कैसे उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, जिनके बारे में आप काफी हद तक जानते हो, बट आप समझ लीजिए आपने उनके साथ 12th किया है और आप डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 3-5 साल के गैप के बाद आप मिल रहे हो, तो ये कॉन्वर्जेशनल स्किल्स का वीडियो कोर्स मैं लॉन्च कर रही हूँ। इंटरव्यू ट्रेनिंग, इंटरव्यू क्रैकिंग स्किल्स का, जिसमें HR राउंड्स में पूछे जाने वाले सवाल और उनकी कैसे आप जवाब देंगे, ठीक है, और इसी तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वीडियो कोर्सेज, पब्लिक स्पीकिंग के वीडियो कोर्सेज, ये मैं सारे वीडियो कोर्सेज लॉन्च करने वाली हूँ, और ये बहुत ही अफोर्डेबल होंगे। लाइक अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो फीस स्ट्रक्चर की बात देखी गई है आमतौर पर इन कोर्सेज के लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन, वो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 है, मैं 999, 499 ऐसे वीडियो कोर्सेज रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, और हर कोई इसे अफोर्ड कर सके, हर किसी को फायदा हो, क्योंकि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो है हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, लोअर इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम का बच्चा, ठीक है, जो अगर उनके पास बहुत अच्छे पैसे होते और बहुत अच्छा उनका फाइनेंशियल कंडीशन होता, तो जाहिर सी बात है उनको कभी इस स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, वो CBSE या ICSE बोर्ड में एडमिशन लेते और उनकी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छी होती, लेकिन उन्हें जो जॉब लगती है वो बहुत ही पीनट सैलरी वाली, 10, 12, 15,000, 20,000 ये जॉब लगती है, और आज के तारीख में जिसको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, जो बहुत कॉन्फिडेंटली इंटरव्यूज को क्रैक कर पाते हैं, उनको बहुत अच्छे पैकेज लगते हैं। आप देखिए उनके जो पैकेजेस होते हैं, उनका जो CTC होता है वो 24 लाख पर एनम तक जाता है स्टार्टिंग, ये मैं स्टार्टिंग बता रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर वो और आगे जाता है 36, 48, इस तरीके के भी उनके पैकेजेस होते हैं, बशर्ते उनकी स्किल्स किस लेवल की है, टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका कॉन्फिडेंस, ठीक है, किस लेवल की कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, इस तरीके के उनके पैकेजेस होते हैं। तो आई जस्ट वांट टू सर्व दोज पीपल जो जेन्युइनली इस चीज की उनको नीड है, ठीक है, और उनके पास राइट ट्रेनर या राइट कोर्सेज नहीं है, सही प्रकार की ट्रेनिंग नहीं है, सही सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है, जिसके कारण समाज में फाइनेंशियली एक बहुत इनइक्वालिटी है, ठीक है, वो लोग भी काबिल है अगर उनको सही शिक्षक मिले और सही शिक्षण मिले सही शिक्षक से,
ठीक है, तो डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल की ओर जा सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। Yes, ma'am. एक अच्छा सिखाने वाला चाहिए और एक अच्छा सीखने वाला चाहिए, ठीक है। तो मैं हर लो मिडिल क्लास फैमिली या फिर आप समझिए एक गरीब बच्चा भी है तो वो भी शायद 499 का कोर्स कहीं ना कहीं से अफोर्ड कर लेगा Yes, ma'am. और इससे बहुत कुछ सीख लेगा। तो मैं आगे ये करने वाली हूँ। इसमें क्या है कि इसमें एक लोकेशन फ्रीडम है, ट्रेनर भी दुनिया के किसी भी कोने से पढ़ा सकता है Yes, और जो स्टूडेंट है वो भी दुनिया के किसी भी कोने से इसको सीख सकते एक्सेस हैं। कर सकता है, मल्टीपल टाइम्स देख सकता है, Yes. रीप्ले कर सकता है। आप ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास को रीप्ले करके दिखाओ, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है। ठीक है। लेकिन जब ये वीडियो कोर्स बन जाते हैं तो वो उसे जितने बार चाहे उतने बार रीप्ले कर सकते हैं। और मैंने ऐसा प्लान किया है कि वीडियो के पहले भी एक क्विज रहेगा और वीडियो के बाद भी एक क्विज रहेगा। वीडियो के पहले क्विज उनको ये एहसास दिलाएगा कि क्विज देख वो वीडियो देखने की जरूरत है भी या नहीं। अगर उनका क्विज में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स स्कोर हो रहे हैं देन व्हाई डू दे इवन नीड टू वॉच द वीडियो, ठीक है। क्योंकि अगर उनके मार्क्स 10 में से 5, 2, 3, 7 इस तरीके से आ रहे हैं तो वो वीडियो देखेंगे, उसमें उसका एक्सप्लेनेशन होगा, फिर एक क्विज होगा, क्वेश्चन थोड़े से चेंज होंगे। अब वो देखा जाएगा कि वो वीडियो को उसका नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। इस तरीके से मैंने अपने वीडियो कोर्सेज लॉन्च करने का और पूरी क्लासेस को ऑनलाइन शिफ्ट करने का सोच लिया है ताकि ऑल ओवर इंडिया में हर स्टूडेंट तक रीच कर सकूं, बहुत इजीली सबको सर्व कर सकूं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस की एक लिमिट होती है ना। तो मैं अपने पंखों को और बड़ा करना चाहती हूँ अभी, ठीक है, और हर जरूरतमंद के काम आना चाहती हूँ। नहीं, अच्छा, आपका जो थॉट प्रोसेस है मुझे वो पसंद आया, क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं सोचते कि मैं कैसे उनके काम आ सकूं जो अफोर्ड नहीं करते। करेक्ट। सो ये विजन और ये जो आपका थॉट प्रोसेस है ये मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत पसंद आया है। इस भारत देश का अगर आपको एक हफ्ते के लिए शिक्षा मंत्री बनाया जाए तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस होगी फॉरेन कंट्रीज की जो आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, भारत के शिक्षा पद्धति में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहोगे उन प्रैक्टिसेस को? क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है सभी को पता है, उसके बारे में बोलूंगा नहीं मैं। तो वो कौन सी जो प्रैक्टिसेस है जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहोगे और क्या आपके खुद के कॉल्स होंगे उस एक हफ्ते में आपके कार्यकाल में एज अ शिक्षा मंत्री? सबसे पहली बात, बहुत बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत सवाल मुझसे पूछने के लिए। अगर मुझे एक हफ्ते के लिए भी एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए तो मैं बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस लाना चाहूंगी, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फिक्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है, ठीक है, और जिसको फिक्स करने की जल्द से जल्द जरूरत है। एग्जाम्पल, सबसे पहली बात तो अभी का जो अगर हम एजुकेशन सिस्टम देखें तो 80% महत्व रिटन एग्जाम्स को दिया गया है, 20% वाइवा को दिया गया है, जिसमें चाहे अच्छा परफॉर्म करे ना करे 10 and 15 अबव मार्क्स दे दिया जाता है। वाइवा में कभी किसी को फेल नहीं किया जाता। ये एक्चुअल एजुकेशन सिस्टम की मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, पूरा ग्रेजुएशन हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है और व्यक्ति में स्पीकिंग एबिलिटीज डेवलप ही नहीं होती, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता, उसको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती है। जिस विषय के ऊपर वो 8 से 10 पन्ने भर लेता है एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर, उस विषय के ऊपर वो 8 से 10 लाइन लोगों के सामने बोल के नहीं बता पाता। और फॉरगेट अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, वो हिंदी, मराठी, अपनी मातृभाषा, अपनी स्टेट लैंग्वेज में भी उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ऐसे बच्चों को आगे जाके इंटरव्यूज में तकलीफ होती है। अगर वो खुद का व्यापार खोलते तो क्लाइंट के साथ कन्विंसिंगली वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिससे उनका व्यापार भी बंद हो जाता है, ठीक है। तो ना वो जॉब कर पाते, ना वो बिजनेस कर पाते, ठीक है, और उनका करियर उतना सक्सेसफुल नहीं रहता है, वो बिलो एवरेज लाइफ जी लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूंगी कि अगर मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए, जो मैं जेन्युइनली बनना चाहती हूँ, ठीक है, और अगर ये भी कोई मैं एक्चुअली कभी पॉलिटिक्स में उतरने का मौका मिले तो मैं स्पेशली ये डिपार्टमेंट हैंडल करूंगी, एजुकेशन मिनिस्टर वाला, ठीक है। क्योंकि मैं 15 सालों से शिक्षिका रही हूँ, मैंने इस शिक्षण के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को शिक्षण दिया है, शिक्षित बनाया है, काबिल बनाया है, उनकी स्किल्स के ऊपर मैंने बहुत काम किया है। तो मैं तो डेफिनेटली शिक्षा मंत्री बनकर बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस लाऊंगी। तो सबसे पहला चेंजेस तो यही है कि 50% रिटन एग्जाम्स को महत्व मिलेगा, 80% नहीं,
ये 80-20 प्रिंसिपल को मैं 50-50 प्रिंसिपल कर दूंगी। तो 50% रिटन एग्जाम एंड 50% ओरल टेस्ट, यानी जो आप लिख कर दिखा रहे हो अब आपको उसको बोल के भी दिखाना पड़ेगा, फिर चाहे भाषा हिंदी हो, मराठी हो या इंग्लिश हो। अगेन आपको फोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन मिलेगा, एटलीस्ट आप कम्युनिकेट करके दिखाइए, एटलीस्ट आप एक्सप्रेस करके दिखाइए कि आपने उस 50% की रिटन एग्जाम में क्या पन्ने भरे हैं, आपको क्या समझा उस कॉन्सेप्ट के बारे में। दिस इज नंबर 1। तो इससे उनकी स्पीकिंग एबिलिटीज, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगी। ये एक चेंज मैं डेफिनेटली लेना चाहूंगी। दूसरी चीज, मैं बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल चीजें स्टूडेंट्स को सिखाना प्रेफर करूंगी। एज एन एजुकेशन मिनिस्टर मैं उन सारी चीजों को सिलेबस में लेकर आऊंगी, और वो भी बहुत कम उम्र से, जैसे कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, चैनलाइजिंग मनी, फाइनेंशियल लिटरेसी। आज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद, जॉब पे लगने के बाद 30, 32, 35 साल के हो जाते हैं, लेकिन लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जीरो नॉलेज है, ठीक है। उनको पता नहीं SIP क्या होती है, उनको पता नहीं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उनको पता ही नहीं अपने रिटायरमेंट को सिक्योर कैसे करना है, ठीक है। आज हर कोई गवर्नमेंट जॉब तो नहीं कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हो सकता है पेंशन प्रोवाइड हो, बट व्हाट अबाउट द प्राइवेट एम्प्लॉय, उसको तो पेंशन नहीं है, उसका फ्यूचर किस तरीके से होगा। तो उसको अपनी लाइफ को, उसको मनी को चैनलाइज करते ही नहीं आ रहा कि मैं इमरजेंसी फंड्स के लिए कितना परसेंटेज निकालूं अपनी इनकम से, ठीक है, अपने लाइफ के एक्सपेंसेस के लिए, मंथली एक्सपेंसेस के लिए कितना निकालूं, अपने फ्यूचर के लिए कितना निकालूं, ठीक है, ये वो समझ ही नहीं पा रहा। कहाँ एक साइड से पैसे आते हैं और कहाँ निकल जाते हैं। ये 1 तारीख को जो उनके पास सैलरी आती है, वो 5 तारीख तक उनको पूरी तरह से खाली कर देती है, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि फाइनेंशियल लिटरेसी चैप्टर बहुत कम उम्र से, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ना, तो इसको तो सीखने में 5-10 साल लग जाएंगे। मुझे नहीं पता है कौन लोग 1 महीने 1.5 महीने के क्रैश कोर्सेज में इंसान को फाइनेंशियली लिटरेट बना देते हैं, ठीक है। लेकिन ये बच्चों को थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके, और उसी टाइम से उनको कंपलसरी सेविंग सिखाया जाए, कंपलसरी उनको इन्वेस्टमेंट सिखाया जाए, ठीक है। किस तरीके से वो अपने स्किल्स को मोनेटाइज करे, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे काम करना, ये भी सिलेबस पे मैं हिस्सा रखूंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स को चेंज करूंगी। मैं मुगल्स को और कॉलोनियलिज्म को और ब्रिटिशर्स को बहुत कम इंपॉर्टेंस देके, इनको उतनी ही इंपॉर्टेंस मेरे हिस्से में, मेरे हिसाब से सिर्फ 1% से 10% के बीच में होंगी। 90% हिंदुस्तान के बच्चों को हिंदुस्तान के कल्चर और हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। उनको बताया जाएगा, अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर रही तो ताराबाई, अहिल्याबाई होलकर जी, ठीक है, उनको रानी लक्ष्मीबाई, उनको सावित्रीबाई फुले, उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इन डेप्थ जितना अभी क्या हो रहा है कि मुगल्स और ब्रिटिशर्स के ऊपर 90% बताया जा रहा है, एंड 10% आपको छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी करेज और उनकी सैक्रिफाइस के बारे में पता है, ठीक है। तो मैं 90% का इसका शिफ्ट करवाना चाहूंगी कि 90% आप इन लोगों के बारे में बताइए। मैं रामायण और महाभारत को कंपल्सरीली हर स्टूडेंट्स को मतलब उनके सिलेबस में इसको ऐड करवाऊंगी। और ये क्यों करवाऊंगी, हर बच्चे को पता होना चाहिए। और सबसे पहले एक चीज को तो मैं जड़ से खत्म करूंगी कि कई लोग सोचते हैं रामायण और महाभारत माइथोलॉजी, नहीं है। रामायण और महाभारत बिल्कुल भी माइथोलॉजी नहीं है, ठीक है। मैं इस चीज का बिल्कुल पुरजोर विरोध करती हूँ। वो रियल चीजें हैं और हर बच्चों को हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, हर एक चीज पता होना चाहिए। और जितनी गलत फहमी एक फेक प्रोपोगंडा के तहत फैलाया जा रहा है श्री कृष्ण के बारे में, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में, माँ सीता के बारे में, हनुमान जी के बारे में, वानर सीरा के बारे में, राम सेतु ब्रिज के बारे में, जितनी भी चीजें फैलाई जा रही है, ये सारी चीजों को सही नॉलेज के जरिए, सही नॉलेज के जरिए, बिल्कुल सही सोर्सेस, ऑथेंटिक सोर्सेस के जरिए, प्रॉपर एविडेंस के जरिए मैं स्टूडेंट को सही तरीके से सिखाना चाहूंगी। मैं उनको अपनी संस्कृति से फिर से कनेक्ट करना चाहती हूँ। मैं वापस इंडिया में गुरुकुल से लेकर आऊंगी, ठीक है। मैं अपने पॉइंट्स को बहुत ही सोच समझ के आपके सामने रख रही हूँ। अभी बहुत सारे मदरसे हैं पूरे हिंदुस्तान में, मिशनरी स्कूल्स भी बहुत सारी है, ठीक है। गुरुकुल्स नहीं है, गुरुकुल्स बहुत नहीं के बराबर है, और नहीं है मैं ये बोलूंगी सीरियसली। अभी मैं हर शहर में गुरुकुल्स, जहां पे आपको आपकी संस्कृति से जोड़ा जाए, और ये हर स्कूल में लाएंगे। तो एज एन एजुकेशन मिनिस्टर ये चीजें तो होगी, ठीक है। और उसके अलावा मैं डिफेंस जो ट्रेनिंग होती है ये कंपलसरी करवा दूंगी हर स्कूल में,
दिस इज गोइंग टू बी अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। डिफेंस के बारे में हर लड़की को सिखाया जाएगा कि अगर कोई ईव टीजिंग वाली चीज उसके साथ हुई, किसी के द्वारा उसको रेप थ्रेट आया, किसी ने उसको अश्लील तरीके से इनअप्रोप्रिएट वे में टच करने की, अप्रोच करने की कोशिश की, तो शी शुड नो हाउ टू डिफेंड हरसेल्फ इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर। ठीक है, किसी की हिम्मत नहीं होना चाहिए उस बच्ची को टच करने के लिए। वो बच्ची 10 लोगों से अकेले लड़ सके, ठीक है, इतनी काबिलियत मुझे हर एक हिंदुस्तान की लड़कियों को ये देना है। उनको मेंटली स्ट्रांग बनाना है, फिजिकली स्ट्रांग बनाना है और फाइनेंशियली केपेबल बनाना है, सिर्फ लड़की नहीं लड़कों को भी। ठीक है, मैं लड़की हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि लड़कियों के प्रति मेरा बहुत ज्यादा झुकाव है और मेल स्टूडेंट्स की चीजों को मैं उनकी स्किल्स डेवलपमेंट को मैं इग्नोर कर रही हूँ, नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीजें एजुकेशन सिस्टम में आनी चाहिए। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान का इतिहास सीखिए, हर बच्चे ने हमारे हिंदुस्तान का इतिहास सीखना चाहिए। अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, खा रहे हो, हिंदुस्तान के सरजमी पे हो, तो आपको ब्रिटिशर्स के बारे में जानने की क्या जरूरत है, और उतना ही जानिए जितना जानना जरूरी है। उनको ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं, मुगल्स को ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं, औरंगजेब को ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं, अकबर को ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है। बताइए, सावित्रीबाई फुले जी के बारे में बताइए, वीर सावरकर के बारे में बताइए, शहीद भगत सिंह के बारे में बताइए, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये हिस्ट्री, ये सब लोगों को पता होनी चाहिए। तो एज एन एजुकेशन मिनिस्टर मैं ये सारे चेंजेस लाऊंगी, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिफेंस की एजुकेशन कंपलसरी, उनको भाषाएं सिखाना, ठीक है, जो भाषा इंटरनेशनली उनको हेल्प कर सके। जाहिर सी बात है, कौन सी भाषा है ये? इंग्लिश, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज है, आप हर कंट्रीज की भाषा सीख नहीं सकते। ठीक है, तो एक कॉमन लैंग्वेज है जो आपको हर कंट्री में काम आएगी और आपको सर्वाइवल में हेल्प कर देगी, वो इंग्लिश है। तो ये भाषा की प्रैक्टिकल एबिलिटी, स्पीकिंग की एबिलिटीज, ये मैं कंपलसरी करवा दूंगी। ठीक है, 50% रिटन एंड ओरल एग्जाम्स को मैं कंपलसरी करवा दूंगी। तो ये एक चीज है। अब आपका एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था कि अगर ये मौका मुझे मिले कि मैं कोई पर्टिकुलर कंट्री या कोई पर्टिकुलर प्लेस का एजुकेशन सिस्टम इंडिया में इंप्लीमेंट कराना चाहूँ, तो वो फिनलैंड होगा। आई लव फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम। आपको पता है, वहां पर जैसे इंडिया में 3 से 4 साल में आपको स्कूल में दाखिला करवा दिया जाता है, एडमिशन करवा दिया जाता है। ठीक है, वहां पे 7 साल तक बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं करना अलाउड है। ठीक है, रीजन वो सोचते हैं लेट अ किड बी अ किड, बच्चों को उनका बचपना जीने दो। और दूसरी बात, 16 साल की उम्र तक, 7 साल में एडमिशन होता है स्कूल में, 16 साल की उम्र तक एक एग्जाम भी नहीं होता। वो सिर्फ पढ़ेंगे, लेकिन उनको फर्स्ट आने का या फेल होने का स्ट्रेस नहीं रहेगा। वो एग्जाम्स नहीं देंगे, वो स्कूल जाएंगे सीखने के लिए, ना कि किसी के साथ compete करने के लिए। उनको वहां प्रैक्टिकली सिखाया जाता है कि आपका कंपटीशन आपके बाजू वाले बच्चे से नहीं है, खुद से है, अपने आप को बेहतर करे। ठीक है, और 16 इयर्स के बाद जो 10th स्टैंडर्ड वगैरह होता है, वहां उनका एक एग्जाम होता है। तो ये चीज मुझे इतनी अच्छी लगती है जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, और वहां पे मैथ्स भी बहुत प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। मैथ्स जैसा सब्जेक्ट उसको थ्योरेटिकली नहीं सिखाते वो लोग, वो लिटरली कैश काउंटर पे बिठा देते हैं लोगों, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, कि यहाँ से जोड़ना और माइनस करना सीखो। किसी ने इतनी चॉकलेट्स खरीदा, किसी ने ये चीज खरीदा, प्रैक्टिकल एजुकेशन दे रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो मुझे ये एजुकेशन सिस्टम को ये करना है। यहाँ बच्चों को बचपन से इतना डराया जाता है, तू फर्स्ट नहीं आएगा, तू अगर ये नहीं करेगा तो हम शर्मसार हो जाएंगे, पढ़, एग्जाम दे, इतने कम मार्क्स क्यों आए, शर्मा जी के बेटे को देख इतने मार्क्स क्यों आ गए। तुलना तो इतना है, वहां पे तुलना नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है फिल्म में, कंपैरिजन ही नहीं है, एग्जाम्स का स्ट्रेस ही नहीं है बच्चों को। एंड आई रियली वांट दैट एजुकेशन सिस्टम टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ठीक है, एंड इसके अलावा ऑब्वियसली प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करें, थियोरी पे कम। आप थियोरी को 30% 40% रखे, प्रैक्टिकल चीजों को, प्रैक्टिकल नॉलेज को 60% 70% तक लेकर जाए। दिस इज व्हाट आई रियली वांट एज अ चेंज इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो जैसे कि आपने अभी बोला कि बच्चे अलग होते हैं, हर एक बच्चा अलग होता है, हर बच्चा अलग होता है, ग्रास्पिंग पावर हर किसी का अलग होता है। एब्सोल्युटली। तो वो इंडिया में इंडियन पेरेंट्स, सॉरी टू से, लेकिन नहीं समझ पाते, बिल्कुल नहीं समझ पाते। वो चाहते हैं की वजह से, वो चाहते हैं मछली उड़ के दिखाए। हाँ। वो चाहते हैं मछली दौड़ के भी दिखाए, जैसे वो उड़ के ना दिखाए, मछली दौड़ के भी दिखाए। अब इस उड़ने दौड़ने के प्रेशर में वो तैरना भूल जाती है जिस चीज में वो एक्सपर्ट है।
ठीक है, तो एक ऐसा भी मैट्रिक्स होना चाहिए कि बच्चों से जानने की कोशिश करें, उनको 10, 15, 20 ऑप्शन देके कि भाई तुझे सबसे ज्यादा मजा किस चीज को सीखने में आ रहा है। और इस तरीके से अगर कुछ बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ बताते हैं अपना इंटरेस्ट, अपना इंक्लिनेशन, अपना झुकाव, तो उसको एकदम एक्सपर्ट लेवल की, उम्दा लेवल की सिर्फ स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाए, ना कि उसको मजबूर किया जाए। बाकी सब्जेक्ट सिखाओ लेकिन बेसिक लेवल पर, उसको मजबूर मत करो कि उसमें उसको टॉप आना है, बहुत अच्छे मार्क्स लाना है। इफ द पर्सन इज गुड एट स्पोर्ट्स, उसको स्पोर्ट्स की उम्दा लेवल की, इस लेवल की ट्रेनिंग दी जाए कि वो इंडिया को ओलंपिक पे रिप्रेजेंट करे। अगर कोई व्यक्ति आर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो उसको आर्ट्स में फिगर आउट करे कि आर्ट्स में स्पेसिफिकली किस चीज में उसको इंटरेस्ट है। सिंगिंग में है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में है, डांसिंग में है, एक्टिंग में है, लिरिक्स लिखने में है, किस शायरी बोलने में है, किस चीज में इंटरेस्ट है, उसको फिगर दैट आउट। ठीक है, आप जबरदस्ती 3-4 पैरामीटर्स में 3-4 करियर्स का ऑप्शन दे देते, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, सीए बन जा। अरे वो लोग खुद कितने परेशान है अपने फील्ड से, उनसे पूछो। और ये भी कोई नहीं बोलता कि टीचर बन जा, Yes. ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं बोलेंगे आज के दिन। मैं तो बोलूंगी मेरी बच्ची को कि अगर तू चाहे तो तू टीचर भी बन सकती है, लेकिन तुझे पूरी आजादी है कि तू जो बनना चाहे तू बन, तेरी मम्मी हमेशा तेरे साथ रहेगी। इवन टीचर्स जैसे अभी आप है ठीक है, लेकिन बाकी टीचर्स भी कहीं ना कहीं कतराते हैं कि तू टीचर बनो, उसके लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। रीजन, क्योंकि टीचर की समाज में बहुत कम इज्जत है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, टीचर्स समाज को शिक्षित करती है, उनको काबिल बनाती है, पैसे कमाने लायक बनाती है, अच्छा इंसान बनाने के ऊपर ध्यान देती है, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। सारे करियर टीचिंग से निकल के आए, हर करियर का कोई ना कोई टीचर रहा है ना। डेफिनेटली अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो डॉक्टर बनने का भी अगर आपका निर्णय है तो उसके पहले वहां तक पहुंचने के लिए आपको किसी टीचर ने ही साथ दिया है। आप लॉयर बनने की बात कर रहे हैं या उसका सपना देख रहे हैं तो आपको किसी टीचर ने उस लेवल पर शिक्षित किया है। ठीक है, तो लोग बहुत अनग्रेटफुल हो गए हैं शिक्षक को लेकर। हम रियल हीरोज को हीरोज क्यों नहीं मानते? हम इन सेलिब्रिटीज को वर्शिप क्यों करने लग गए? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जब मैंने मेरी इंस्टीट्यूट को इनॉग्रेट किया था, जब मैंने उसका रिबन कटिंग सेरेमनी को किया था, तब मैंने लिटरली एक आर्मी ऑफिसर से वो चीज करवाई थी। ठीक है, मैंने उस चीज के लिए किसी भी पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी को नहीं बोला था। तो वहां मेरी मम्मी यानी हमारी माता जी और वो आर्मी ऑफिसर थे, ठीक है, जो अपने यूनिफॉर्म में थे और उन्होंने रिबन कटिंग की थी। हम रियल लोगों को वर्शिप क्यों नहीं करते जो डिजर्व करते हमारी रिस्पेक्ट? बहुत अच्छा पॉइंट आपने जो मतलब सवाल के हिसाब से जो जवाब दिया है, और जो ओपिनियन आपका है ना मैम, वो उभर के आना जरूरी है और वो दर्शाता है आपकी पर्सनालिटी। अब इसी से रिलेटेड अगला सवाल होगा कि अगर आपको एक वक्त मिले, एक दिन मिले, जिसमें आपको इन तीनों में से किसी के साथ मिलना पड़े, शायद 2 घंटे के लिए, वो तीनों में से कोई एक हो सकता है, इलॉन मस्क, नरेंद्र मोदी जी या महेंद्र सिंह धोनी, तो आप किसको चूज करेंगे? कितना ऑब्वियस आंसर रहेगा इस चीज का मेरे लिए। जिस प्रकार के इंसान मैं हूँ, जिस प्रकार की सोच मेरी है, मैं 200% सर नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करना चाहूंगी। ठीक है, नो डाउट इलॉन मस्क पूरे पृथ्वी के सबसे रईस आदमी हो सकते हैं। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी अपने आप में एक बहुत बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर है। उन्होंने देश का स्तर बहुत ऊंचा किया क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। ठीक है, बट मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन नहीं रखती हूँ। मैं क्रिकेट ही नहीं देखती हूँ, तब देखती हूँ जब इंडिया पाकिस्तान की मैच रहती है, और मुझे क्रिकेट का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो डेफिनेटली महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर या फिर इलॉन मस्क के तो कभी भी ऊपर मैं सर नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने को एक सौभाग्य समझूंगी। ठीक है, इट विल बी शेयर सेरेंडिपिटी फॉर मी। ठीक है, तो मुझे डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा अवसर लगेगा। एक ऐसा इंसान जिन्होंने हमारे देश को बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी और फियरलेस डिसीजन लेकर एक यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया हमारे देश को, और सिर्फ इंटरनल नहीं, इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पर उन्होंने हमारे देश को बहुत ऊंचे स्तर पर लेके गए। ऐसे निर्णय लिए हमारे देश के लिए जो लेना बेहद जरूरी था, बहुत रिस्की था। क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप उन 2 घंटों में उनके साथ डिस्कस करेंगे? अच्छा, बिल्कुल, ये भी मैं बता सकती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगी उनको हर उस डिसीजन के लिए जो उन्होंने इंडिया के लिए लिए।
जो काम कोई नहीं कर सका, जैसे राम मंदिर का बनना, हाँ। ठीक है, जो काम कोई नहीं कर सका आज तक, हिंदुस्तान की आजादी 1947 से लेकर 70 सालों में जो कोई काम नहीं कर सका, आर्टिकल 370 का हटना, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे निर्णय लिए और आगे भी बहुत उम्दा निर्णय आने वाले हैं। तो मैं इन सारी चीजों के लिए मैं अप्रिशिएट करूंगी, बट फिर भी मेरे जहन में बहुत सारी ऐसी पॉइंट है, अगर वो मुझे अलाउ करेंगे और मेरी बात को सीरियसली लेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो मैं उनको कुछ सजेशन देना चाहूंगी। जैसे कि 1 country 1 rule फॉर ईच एंड एवरीबॉडी, नो मैटर व्हाट रिलीजन यू परस्यू, ठीक है। आप कौन से भगवान की पूजा करते हैं, कौन से धर्म का कौन से धर्म को आप अपना धर्म मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर धर्म के लिए एक नियम। अभी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी खेल खत्म होना चाहिए। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर रिलीजन है, वहां पर सिर्फ 2 ही बच्चे को जन्म देने का अधिकार है, और एक पर्टिकुलर रिलीजन है जिसमें आप अनलिमिटेड बच्चे जन्म दे सकते हैं, और उन सबको देश को पालना होगा, है ना। देश उनको एडुकेट करने की जिम्मेदारी लेगा, उनको जॉब देने की जिम्मेदारी लेगा। ये बहुत ही अनफेयर गेम है, ठीक है। अब ये चीज बंद होनी चाहिए। हर किसी के लिए सेम नियम होना चाहिए, हर किसी के लिए, फिर चाहे वो टैक्स रिलेटेड हो, ठीक है, आपका कोड ऑफ कंडक्ट हो, आप जो भी चीज बोल दें, ठीक है। कोई पर्टिकुलर रिलीजन वाइज, क्योंकि माइनॉरिटी सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन की नहीं है ना सर। जब माइनॉरिटी बोलते हैं तो सिर्फ एक ही रिलीजन, एक ही कम्युनिटी क्यों इतनी पमदप हो जाती है। माइनॉरिटी तो सिख भी है, माइनॉरिटी तो जैन भी है, माइनॉरिटी तो बुद्धिस्ट की भी है, ठीक है। तो और भी तो ऐसे रिलीजन और कम्युनिटी है जो माइनॉरिटी में कंसिडर किए जाते हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी सर के सामने ये चीज जरूर रखूंगी कि 1 country 1 rule फॉर एवरीबॉडी, चाहे रिलीजन कोई भी हो, ठीक है। अगर आप, और वैसे भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और देश को बैलेंस करने के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आप टू द मैक्स 2 बच्चे को जन्म दे सकते हैं, इसके अलावा आप बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। आपको कंपलसरीली फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन, आप कपल में से किसी एक को कराना कंपलसरी है। और अभी तो ये ऑपरेशन पेनलेस हो गए, एक जमाने में तो हमने देखा है बहुत ज्यादा पेन, मतलब सहन करना पड़ता था लेडीज को, पर्टिकुलरली लेडीज को ही जी। लेकिन अभी दोनों के लिए ऑप्शन, अभी टेक्नोलॉजीज के साथ हाथ मिलाइए और देश के हित में सोचिए। सिंपल, नेशन कम्स फर्स्ट। मैं राम जी की इतनी स्टॉन्च बिलीवर हूँ, ठीक है, उनके उसूलों की, मैं अपने धर्म से इतनी जुड़ी हुई हूँ। इसके बावजूद भी मैं क्या सेंटेंस पूरे प्राउड के साथ, पूरे गर्व के साथ, पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि नेशन कम्स फर्स्ट। देश के हित में सबसे पहले सोचिए, इंसानियत को ऊपर रखिए, जो चीज देश के लिए जरूरी है वो समझिए। हम ऑलरेडी 150 करोड़ पॉपुलेशन का कंट्री है, ठीक है, ऑलमोस्ट 150 करोड़ को हम हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी एक कम्युनिटी को अनलिमिटेड वो बच्चे जन्म दे रहे हैं, ठीक है, और फिर हिंदुस्तान की सुख सुविधाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अनफेयर गेम हो जा रहे हैं। तो फिर वो माइनॉरिटी कहाँ पे रही? अगर उनको वो पर्टिकुलर, वो एक जमाने में थी माइनॉरिटी, लेकिन अगर यहाँ पे एक कम्युनिटी अगर 2 बच्चों का रूल है और इनके लिए रूल नहीं है, तो फिर ये इस जमाने में 2025 में माइनॉरिटी कैसी हुई? वो तो स्टैटिस्टिक्स को अगर हम ध्यान में रखें कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो पॉपुलेशन है वो 80 करोड़ है और इनकी 40 करोड़ है, तो ये 80 और 40 करोड़ के हिसाब से अपने आप को कम समझते हैं, इसलिए अपने आप को माइनॉरिटी कहना चाहते हैं। बट इनसे भी ज्यादा माइनॉरिटीज है जो बहुत ही ज्यादा पीसफुल वे में देश के सारे नियम, कायदे, कानून को समझते हुए, कानून को अपने हाथ में लेकर अनरेस्ट और कियोस क्रिएट नहीं कर रही है। सबके लिए एक ही रूल होना चाहिए, ये मैं डेफिनेटली बोलूंगी। इसके अलावा ये जो मैंने अभी सजेशन दिया है 1 country 1 rule, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्टिकुलरली कम्युनिटी, रिलीजन के व्यक्ति को ऑफेंडेड होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक शिक्षित इंसान है, समझदार इंसान है, देश को ऊपर रखते हैं, ठीक है, आप देश के हित में सोचते हैं, देश का भला चाहते हैं, खुद का भला चाहते हैं, अपने परिवार का भला चाहते हैं, ठीक है, अपने खुद के परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, आप समाज में किसी भी प्रकार का केओस, अनरेस्ट, ठीक है, मेस क्रिएट नहीं करना चाहते, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस रूल में फुल समर्थन के साथ आगे आना चाहिए कि बात बहुत लेजिट है, सबके लिए एक ही नियम हो। इक्वालिटी की बात करते हैं, है ना, तो इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इक्वालिटी ये है कि हर रिलीजन को सेम चीज अलाउ करना चाहिए, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। अब
और चीज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है रिजर्वेशन टॉपिक के ऊपर। अगेन ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, और अगर मुझे अवसर मिले कि सर नरेंद्र मोदी जी के साथ कभी मेरी मुलाकात हो और वो मेरी बातों को सुने और उसको सीरियसली ले, तो 200% ये रिजर्वेशन के ऊपर भी होगा। रिजर्वेशन पूरी तरीके से हट जाना चाहिए, और किस तरीके से लागू होना चाहिए, किस तरीके से इम्पोज होना चाहिए, फाइनेंशियल एबिलिटीज के ऊपर करो। सामने वाले इंसान को 3 स्टेप्स के जरिए प्रूव करना पड़ेगा कि लिटरली उनको उस रिजर्वेशन की जरूरत है, वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल एबिलिटीज को देखकर रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ना कि कास्ट को देखकर। हमें इंडिया को अगर ऊपर ऊंचे स्तर पर लेकर जाना है तो इन छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठकर हमको सोचना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आप देखिए, ये कुछ समय के लिए ये नियम बनाया गया था, इन्होंने इसको फॉरएवर कर दिया। ठीक है, तो ये चीज हमको समझनी बहुत जरूरी है कि रिजर्वेशन शुड बी ऑन फाइनेंशियल एबिलिटीज, इट शुडंट बी ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट। ठीक तो इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है आपके जो उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो हो चुके हैं जी। एक मुझे ऐसा रिजर्वेशन, लगता है कि आप 2 घंटे में 2 पॉइंट तो डिस्कस नहीं करेगी, बिल्कुल। तो कुछ इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है जो मैं सर नरेंद्र मोदी जी के साथ डिस्कस करना चाहूंगी, अगर वो मेरी बात को महत्व देते हैं और इसे सुनते हैं और उस पर अमल करने का निर्णय लेते हैं, तो वो तीसरी चीज होगी रेप्स जैसे क्राइम, जिसमें जिनके साथ ये बलात्कार जैसा अपराध हुआ है, जिनके साथ जो इसके विक्टिम बने हुए हैं, ठीक है, उनको न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है। जिन लोगों ने बलात्कार किया है वो खुलेआम घूम रहे हैं, अगर उनको टेम्पररी अरेस्ट भी किया जाए तो बहुत जल्दी उनके संपर्क और संबंध के चलते उनको बेल मिल जाती है। चाहे इनके संबंध फिर किसी चीफ मिनिस्टर के साथ हो या फिर कितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो, इनको अरेस्ट करना चाहिए। इनको नॉन बेलेबल और एक्सक्रूशिएटिंग पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इनको बिल्कुल भी फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। ये हर दिन मौत की भीख मांगे, वो वाली पनिशमेंट इनको मिलनी चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। तब जाके हिंदुस्तान की लड़कियां सुरक्षित महसूस करेगी, वरना हिंदुस्तान की लड़कियां कहाँ सुरक्षित महसूस करेगी। ठीक है, नहीं आगे चल के कोई भी रेप केस हो तो रेपिस्ट थर्राए, उसकी आत्मा कांपे, उसको पता हो कि उसके कोई संपर्क और संबंध काम नहीं आने वाले, चाहे फिर उसका कनेक्शन किसी के भी साथ हो, कितने भी बड़े बिलियनर या पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो, उसका संपर्क और संबंध काम नहीं आएगा। ठीक है, और उसको नॉर्मल फांसी की सजा तो मिलने नहीं वाली, क्योंकि उसने सामने वाले इंसान को बहुत आसान मौत नहीं मारा ना। ये जो राक्षस प्रवृत्ति है, ठीक है, इनको इतनी बुरी सजा मिलनी चाहिए कि ऐसी सोच रखने वाले लोगों की रूह कांप जाए, ऐसा काम करने से पहले वो 100 बार सोचे। बस एक ये भी पॉइंट है जो मैं रखना चाहती हूँ कि फास्ट ट्रैक पनिशमेंट्स और फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन हो उसके पीछे, ऐसा नहीं कि 10-10 साल परिवार के सदस्य कोर्ट कचहरी में जाए जा रहे, वकील को पैसे दिए जा रहे कि आज न्याय मिलेगा, कल न्याय मिलेगा, और उनको न्याय ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी उनके साथ, ताकि मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी सुरक्षित महसूस कर सकूं, और इतनी सारी मेरी महिला मित्र है और हिंदुस्तान में महिला है, वो भी इस देश में खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट मैं उनसे डिस्कस करूंगी वो है कन्वर्शंस के ऊपर, जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसको 200% बंद करवा देना चाहिए। सनातन धर्म में तो कन्वर्शन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप चाह कर भी सनातन धर्म में अपने आप को बदल नहीं सकते। आप इसकी आइडियोलॉजी, इसकी मानसिकता, इनकी सोच विचारधारा को फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप कन्वर्ट होके हिंदू नहीं बन सकते। ठीक उसी प्रकार आप कन्वर्ट होके कोई भी धर्म में नहीं जा सकते। अगर पता चला कि कोई पर्टिकुलर फलानी फलानी कम्युनिटी का कोई इंसान, फलाना फलाना इंसान इन्फ्लुएंस करके, बहला के, फुसला के, प्यार में, है ना, उसको फंसा के या किसी भी फॉर्म में उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करे, ठीक है, फोर्सफुली या इन्फ्लुएंस करके, वो कैमरे के सामने आके इंसान बोल रहा है कि मैं अपनी स्वयं की इच्छा से, अपने प्रेम से इस धर्म में परिवर्तित होने जा रहा हूं, इस बात पे बिल्कुल बिलीव ना किया जाए। ठीक है, और ऐसे करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इनकी पूरी जवानी और बुढ़ापा सिर्फ और सिर्फ जेल के पीछे ही होनी चाहिए। इनको आजाद आसानी से घूमने नहीं मिलना चाहिए। एक ये मैं चीज जानती हूँ, चाहे फिर वो कोई भी धर्म का हो, ना आप
मुस्लिम बन सको, ना आप बुद्धिस्ट बन सको, ना आप क्रिश्चियन बन सको। जिस धर्म में जन्मे हो उस धर्म के बन के रहो, और अगर आपको वो धर्म पसंद नहीं है तो कोई भी धर्म को फॉलो मत करो, लेकिन आप किसी और धर्म में परिवर्तित नहीं हो सकते। ठीक है, एक ये मेरे को पॉइंट रखना है। द फिफ्थ पॉइंट विच आई विश टू पुट फोर्थ इन फ्रंट ऑफ सर नरेंद्र मोदी जी वुड बी पाकिस्तानी सिटीजन्स के साथ अगर हिंदुस्तान की कोई भी महिला, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, विवाह करने का, शादी करने का, निकाह करने का निर्णय लेती है ना, तो उसको, उसके बच्चों को सह परिवार हिंदुस्तान से बाहर निकाल देना चाहिए। बहुत ही पोलाइट शब्दों में मैं बोल रही हूँ, उनको बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप शादी हमारे दुश्मन देश के नेशनलिटी के लोगों के साथ कर रहे हो, जो खुलेआम बम्बार्डिंग और टेररिज्म प्रमोट करता है, और फिर प्रेग्नेंट होकर इंडिया आ रही हो, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा कर रही हूँ। क्योंकि ये तो पॉइंट मैं पहले ही रख चुकी हूँ कि 2 के ऊपर कोई बच्चे नहीं कर सकता। ये रूल हर किसी के लिए लागू कर देना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल और देश हित के लिए बहुत जरूरी है, आपके खुद के परिवार के लिए जरूरी है, क्योंकि सिर्फ बच्चा पैदा नहीं करना होता है, बच्चे को अच्छा जीवन देना भी माता पिता की जिम्मेदारी होती है। आप खुद को पाल नहीं सकते, आप 8-10 बच्चे को कैसे पालोगे, और देश के भरोसे पालोगे? ठीक है, आप देश से उम्मीद करोगे कि वो आपके 8-10 बच्चों को शिक्षण दे, आपके 8-10 बच्चों को नौकरी दे, आपके 8-10 बच्चों को राशन दे, आपके 8-10 बच्चों को छत दे। ठीक है, तो ये तो, और फिर वो उसी गवर्नमेंट के खिलाफ में वोट करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो ये दोगलापन, ये हिपोक्रेसी बिल्कुल नहीं चलेगी। तो अगर कोई लड़की, फिर चाहे वो किसी भी धर्म की हो, अगर वो निर्णय लेती है कि वो पाकिस्तान के या हमारे दुश्मन देश के किसी सिटीजन के साथ शादी करती है, तो उसको उसी देश में रहना पड़ेगा। जैसे एक बहुत ही सिंपल प्रथा है, अगर मेरी शादी किसी व्यक्ति के साथ हुई तो मुझे अपना मायका छोड़ के उसके घर जाना होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये हमेशा से रहा है। आप देखिए फॉरेन कंट्रीज में भी अगर कोई 2 लोग शादी करने का निर्णय लेते हैं तो लड़की उस घर को छोड़ देती है जहां उसका जीवन और बचपन गया, वो उस लड़की के साथ मूव करती है। तो ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, और हाँ, पाकिस्तान के किसी भी सिटीजन को ना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ना किसी और रीजन से, ना कोई करियर के लिए, ना किसी एजुकेशन के लिए, किसी भी रीजन से इंडिया का वीजा और इंडिया में एक्सेस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज होती है तो ये देश में कम कियोस्क, कम दंगे, कम राइट्स, है ना, कम कम्युनल वायलेंस, कम रिलीजियस राइट्स होंगे। ये चीज मैं चाहती हूँ, और देश की अखंडता और देश में शांति बनी रहेगी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट मैं डिस्कस करूंगी। बहुत ही इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिकल पॉइंट्स थे। टाइम टेकिंग प्रोसेस एक होती है और एक होता है रियलाइजेशन। तो आपने दोनों चीजों को स्टडी करके और देख के, स्टडी करना तो एक बात अलग है, देख के हम स्टडी करते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, वैसे वो घटनाएं कंटिन्यूअसली हो रही है, इसी की वजह से आपके ये पॉइंट्स बने। और ये सच में एक नरेंद्र मोदी जी से डिस्कस करने लायक पॉइंट्स है। सो अभी आउट ऑफ द ट्रैक एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पारुल मैम, इंग्लिश टीचर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, आपको अगर खाली वक्त मिलता है, खाली टाइम मिलता है, तो आप क्या प्रिफर करोगी? रीडिंग, रील्स देखना, या कोई ओटीटी सीरीज, या फैमिली के साथ जो है टाइम स्पेंड करना, या कोई फॉरेन टूर? ओके, सबसे पहली चीज, मैं इंसान हूँ और मेरे भी बहुत सारे शौक है जो मैं खाली वक्त में उसको उसका लुत्फ उठाना पसंद करती हूँ। तो सबसे पहला शौक तो मेरा है ट्रैवलिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा जन्म एक झाड़ और पेड़ पौधे के रूप में नहीं हुआ, इंसान के रूप में हुआ है, तो भगवान और यूनिवर्स भी चाहता है कि हम देश दुनिया घूमें, हर एक कल्चर, हर एक कंट्रीज, हर एक प्लेसेस को एक्सप्लोर करें। ठीक है, और वहां की खूबसूरती को देखें, क्योंकि हमारी ये दुनिया है ना बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे देखने लायक बहुत सारी चीजें है, बस इंसानों ने ही गंदगी मचा के रखी है। ठीक है, तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं एक सोलो ट्रैवलर रही हूँ, एक बाइक राइडर रही हूँ, और मुझे बाइक राइडिंग का बहुत शौक है। जो तो खाली समय होता है तो मैं बुलेट या एवेंजर लेकर निकल पड़ती हूँ रोड पर राइड करने के लिए। एंड इसके अलावा अगर थोड़ा लंबा हफ्ते 10 दिन का समय है, आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है, तो मैं नेशनल इंटरनेशनल टूर्स करने का निर्णय लेती हूँ। मैं हिंदुस्तान में 50 से ज्यादा शहरों को घूम चुकी हूँ सोलो। मतलब ना मैंने इस चीज की परवाह की कि कौन से दोस्त आ रहे हैं मेरे प्लान में, कौन से रिश्तेदार परिवार के सदस्य आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मैं अकेले घूमने निकल जाती हूँ क्योंकि ये मेरी मेंटल हेल्थ को ठीक रखता है।
ठीक है। और इसके अलावा हिंदुस्तान के बाहर भी मैं 5 देश घूम चुकी हूँ। मैं दुबई जा चुकी हूँ, दुबई एक सिटी है, ठीक है, यूएई में। इसके अलावा मैं मालदीव्स जा चुकी हूँ एंड मैं बाली जा चुकी हूँ, मलेशिया जा चुकी हूँ और मैं थाईलैंड जा चुकी हूँ। और थाईलैंड तो मैं अपनी एक स्टूडेंट के साथ गई थी, धनश्री अस्कर, जिसने मुझे 4 ट्रिप्स, फॉरेन ट्रिप्स देखकर डिसीजन लिया कि मैम मैं अपनी जिंदगी का पहला इंटरनेशनल ट्रिप आपके साथ करना चाहती हूँ और वो मैं आपको सोलो नहीं करने दूंगी। आप मुझे लेकर सिखाइए कि दूसरे कंट्री में जाके कैसे हम सर्वाइव करते हैं, है ना, कैसी सारी बुकिंग्स होती है, कैसे हम सेफली उस कंट्री को एक्सप्लोर करके जिंदा सुरक्षित अपने देश में मेमोरीज बना के वापस आ सकते हैं। तो ये धनश्री ने निर्णय लिया। आज वो लड़की सोलो ट्रिप करती है और वो मुझसे भी 4 कदम आगे निकल चुकी है। मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई, जबकि मुझे करना है स्काई डाइविंग, ठीक है। और वो लड़की ने स्काई डाइविंग की है। वो लड़की मेरे साथ थाईलैंड गई और उसके बाद मेरी ट्रिप के बाद वो अकेले दुबई गई और दुबई में जाके उसने स्काई डाइविंग किया और उसका ये वीडियो यूट्यूब पे भी है। मुझे उस लड़की पर बहुत गर्व महसूस होता है, ठीक है। हमें जो फेक बैरियर्स है ना, इसको तोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इससे बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि हम अपना असली पोटेंशियल को पहचान सके। और ट्रैवलिंग हमको बहुत कुछ सिखाती है, स्पेशली सर्वाइविंग स्किल्स हमको सिखाती है। जब हम अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग प्रकार की आचरण करने वाले लोगों से हम मिलते हैं, हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसमें सबसे ज्यादा तो हमको एडजस्टमेंट और सर्वाइविंग स्किल सीखने को मिलती है। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, आपका मूड बहुत अच्छा रहता है और आपको लगता है कि जीवन जीने लायक है ना। जीवन का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता कि 8-10 घंटे करके नौकरी करो, फिर 1 तारीख को इनकम लाए और फिर वो 5 तारीख तक आप भूखे नंगे हो जाए, ठीक है। और आपका पूरा पैसा जो है वो आपका घर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरी, ठीक है, और आपके खर्चे और थोड़ा बहुत सेविंग्स में चले जाए और फिर ये साइकिल रिपीट हो। जिंदगी का अर्थ ये नहीं है, मैं ऐसा मानती हूँ। तो मैं अपने खाली वक्त में घूमना फिरना बहुत पसंद करती हूँ, बाइक राइड करना पसंद करती हूँ, मैं गाना गाना बहुत पसंद करती हूँ, ठीक है। और मुझे भजन गाने बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो मैं भजन, स्पेशली राम जी का भजन, ठीक है, या कृष्ण भजन मैं बहुत पसंद करती हूँ। आप अगर इजाजत दे तो मैं डेफिनेटली 2-4 लाइन बोलना चाहूंगी भजन के। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया, माँ सिया राम को, 4 अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए है विधाता ने जोड़ी सुगम। अब धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई। तो ऐसे में बहुत सारे राम जी के भजन, कृष्ण जी के भजन, हनुमान जी के भजन, ये मैं अपने फुर्सत के लम्हों में संगीत को सुनना और गाने को गाना, भजन को गाना पसंद करती हूँ, ठीक है। और इससे मैं खुश रहती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रख पाती हूँ। हॉबीज इसमें बहुत सपोर्ट करती है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है वो चीज। एंड इसके अलावा जी मैं रीडिंग बहुत करती हूँ। ये जो इतनी इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ रीडिंग, ये रीडिंग के कारण है। ये मैं ऑथेंटिक सोर्सेस को प्रेफर करती हूँ, मैं स्टैट्स को फॉलो करती हूँ, मैं कॉमन एट्रोसिटीज को ऑब्जर्व करती हूँ, जो कॉमन बुराइयां है ना, जो बार बार रिपीटेड ऑकरेंस हो रहे हैं। अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी से ऊपर उठकर, ठीक है, अगर आप एक अलग एंगल से इन सारी चीज की, कॉमन चीज को सोचने की और डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो हमको सारा ज्ञान रील्स से नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, ठीक है। रील्स दोनों प्रकार की हैं, लोगों को दोनों प्रकार की रील दिख जाती है, ठीक है। तो देयर आर समथिंग कॉल्ड एज ऑथेंटिक सोर्सेज, आपने उसको हमेशा प्रेफरेंस देना चाहिए, राइट सोर्सेस को, ठीक है। ना केवल कोई पर्टिकुलर मीडिया हाउस, मीडिया चैनल, न्यूज चैनल को फॉलो करना चाहिए, ना केवल किसी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंसर को फॉलो न करते हुए ऑथेंटिक सोर्सेस को बिलीव करना चाहिए जी। सो अभी एक आखिरी सवाल जो कि है, पारुल आर्या द इंग्लिश टीचर
पारुल आर्या द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच एंड पारुल आर्या द स्पीकर, इन तीनों में से आपको खुद की कौन सी क्वालिटी और खुद का कौन सा रोल सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे सबसे ज्यादा रोल पसंद है मेरा एक शिक्षिका के तौर पर। मुझे इस शब्द से बहुत प्रेम है, मुझे इस करियर से बहुत प्रेम है। जब कोई इंसान मेरे पास शिक्षण लेने का निर्णय लेता है और शिक्षण के लिए आता है, मैं उसको इंसान ही समझती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म को बिलोंग करता है, उसकी किस प्रकार की बैकग्राउंड रहा है, ठीक है। मैं इंसान को इंसान समझती हूँ और बिना किसी भेदभाव के बहुत अटमोस्ट लेवल की क्वालिटी के साथ उसको उस सब्जेक्ट का नॉलेज देती हूँ, उसको काबिल बनाने की कोशिश करती हूँ और उसका पूरा साथ देती हूँ, उसका मनोबल बढ़ाती हूँ, ठीक है। बिना किसी तुलना के मैं उसको शिक्षण देने की कोशिश करती हूँ। तो शिक्षिका जो शब्द है और शिक्षिका जो टाइटल है, जो टीचर है, ये मेरे लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच से भी बड़ा है, क्योंकि एक शिक्षक में भी काबिलियत होती है कि वो किसी की पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके, ठीक है। और शिक्षक तो ऑब्वियसली हमेशा से बहुत अच्छे स्पीकर रहे, तभी वो शिक्षक रहे, ठीक है। तो डेफिनेटली शिक्षिका, द टीचर, जो टीचर वाला टाइटल है, आई विल कीप इट वेरी क्लोज टू माय हार्ट and will always remain associated with that title. Okay. So अभी एक लास्ट मैसेज या कोई मोटिवेशन जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगी, जाते जाते, सी ऑफ करते करते, ऐसा क्या है जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहेगी कि वो जरूरी है अभी 2025 के हिसाब से और इसके आगे भी? ठीक है, मैं जितनी भी स्टूडेंट्स मेल फीमेल इस पर्टिकुलरली वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगी, हमेशा नेशन कम्स फर्स्ट, इस बात को अपने जहन में रखें, इस बात को बिल्कुल ना भूलें। आज आप जो जीवित है, सुरक्षित है, आपके सर के ऊपर छत है, आपके पाँव के नीचे जमीन है, आप मनचाही शिक्षण को ले पा रहे, मनचाहे करियर में अपना फ्यूचर बना पा रहे हैं, पैसे कमा पा रहे हैं, हलक के नीचे भोजन उतार पा रहे हैं, ये देश के कारण है, ठीक है। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, आप थोड़े से लेफ्ट राइट पैदा हो जाते तो आपको समझ में आता कि दूसरे कंट्रीज में उनके सिटीजन्स का क्या हाल है, ठीक है, वो कितने सुरक्षित है। तो आपको इस देश की इज्जत करनी होगी, इस देश के प्रति वफादार रहना होगा, इस बात को हमेशा अपने जहन में, अपने खून के हर कतरे में इस बात को भरना होगा कि धर्म से भी पहले देश आता है। जबकि मैं अपने धर्म से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई हूँ, ठीक है। मैं राम भक्त हूँ, मैं हनुमान भक्त हूँ, मैं कृष्ण भगवान को फॉलो करने वाली इंसान हूँ, ठीक है। मैं दुर्गा जी की पूजा करती हूँ। इसके बावजूद भी मैं आपको कह रही हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और गर्व के साथ कि देश को हमेशा ऊपर रखना, किसी के बहकावे में मत आना, धर्म को इम्पोर्टेंस दो, लेकिन इतना इम्पोर्टेंस मत दो कि आप देश के साथ गद्दारी कर बैठो, ठीक है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं आज के तारीख में, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी ट्रेन करती हूँ जिनकी उम्र 16 साल से लेकर 36 साल तक है, और मैं ऐसे लोगों को भी ट्रेन करती हूँ जो मॉम है और उनकी बच्चियां हैं, उनकी डॉटर्स हैं, ठीक है। गोल्ड रोटीज कैन वेट, ठीक है। आप अपनी बच्चियों को मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली इतना केपेबल बनाएं कि वो न केवल अपनी जरूरतें अपने दम पर पूरी कर सके, बल्कि अपने अरमान और ख्वाहिशें भी खरीदने की ताकत रख सके। इतना काबिल, इतनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए, इतना मेंटली स्ट्रांग बनाए कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आके, ठीक है, उनके मूड की बैंड ना बजाए और उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस ना करे कि वो सुसाइड कमिट कर ले मेंटल ट्रॉमा के कारण। वो मेंटली इतनी स्ट्रांग रहे, इमोशनली इतनी स्ट्रांग रहे और फिजिकली इतनी फिट रहे। उनको डिफेंस की क्लासेस ज्वाइन करवाइए, उनको सिखाइए, उनको सिर्फ डिफेंस नहीं, उनको अटैक की क्लासेस भी सिखाइए। मैं कहती हूँ उनको हर प्रकार की डिफेंस ट्रेनिंग और अटैक ट्रेनिंग दीजिए कि किसी व्यक्ति ने उनको इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच करने की या रेप थ्रेट देने की कोशिश किया या किसी भी तरीके से उनको इनअप्रोप्रिएट वे में अप्रोच किया, तो वो मुंह तोड़ने का दम रखे, ठीक है। उसके बाद आप सह परिवार उसका साथ दे, ठीक है। लीगल सिस्टम को साथ देना होगा, ठीक है, कि ये उस दिन का वेट नहीं करेंगे ना कि जब उसके साथ कुछ इतना गलत हो जाए और उसके माता पिता से कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटते रहे कि जस्टिस दे दो, जस्टिस दे दो, जस्टिस दे दो, ठीक है। तो ये सिचुएशन को बदलना बहुत जरूरी है। तो जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही है,
उनको यही मैं मैसेज देना पाना चाहूंगी कि खुद को और अपनी बच्चियों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने घर परिवार की औरतों को, बहू बेटियों को, ठीक है, बहनों को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत मजबूत और काबिल बनाए, ठीक है। इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका हस्बैंड बहुत फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली केपेबल है, उसके सारे खर्चे उठा सकता है। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, आपको नहीं पता आने वाला वक्त क्या लेकर आएगा। हो सकता है वो किसी एक्सट्रीम रिच क्लास के एफ्लुएंट बैकग्राउंड के इंसान से उसकी विवाह हो जाए, देयर इज नो गारंटी कि वो इंसान उसको जीवित रख पाएगा, सुरक्षित रख पाएगा। अभी आपके सामने रीसेंट केस है, ठीक है, पुणे की जो लड़की है, 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शायद शादी हुई, ठीक है, बहुत मॉनिटरी एक्सचेंज और गिफ्ट के नाम पे बहुत सारा एक्सचेंज हुआ था। उसके बावजूद वो लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी प्यारी बच्ची, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई और ऐसा दिखाया गया कि उसकी मृत्यु आत्महत्या से हुई, ठीक है। तो अपनी बच्चियों को इतना मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली स्ट्रांग कीजिए कि वो ऐसी टॉक्सिसिटी को बहुत इजीली हैंडल और टैकल करे और ऐसी टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने का दम रखे। और जब वो ऐसा कोई निर्णय ले, आप तक ऐसी कोई बात पहुंचाए कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप उसकी मौत का इंतजार ना करें, जीवित रहते उसका सपोर्ट करें, उसका साथ दे, ठीक है। क्योंकि अगर आप साथ नहीं देंगे तो वो व्यक्ति खुद का साथ नहीं दे पाएगी, या फिर उसको इस काबिल बनाए कि अगर आप साथ ना दे तो वो खुद का साथ दे सके। जब पूरी दुनिया उस पर विश्वास ना करे तो वो खुद पर विश्वास करे और उस जहरीली माहौल से बाहर निकलने का ताकत और दम रखे और अपने जीवन को बचा ले। बस यही मैं इस वीडियो पॉडकास्ट के जरिए आप लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच पारुल मैम, आपसे बात करके, आपसे कन्वर्सेशन करके बहुत अच्छा लगा। ये जो वीडियो है, ये अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कर दीजिए। शेयर का मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि पसंद आया तो ऑब्वियसली आप शेयर कर दोगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि है टीआरपी, और बेल आइकन भी है उसके साइड में, वो अगर दबाते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो अभी के लिए मैं आप सबसे छुट्टी लेना चाहूँगा पहले एपिसोड के लिए। पारुल मैम को थैंक यू करते हुए, सच में धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जो आपके थॉट प्रोसेस है, जो आपके व्यूज है, जो आपके पॉइंट्स है, वो इतने क्लियर थे, क्रिस्टल क्लियर थे कि एजुकेशनल मिनिस्टर वाला जो पॉइंट था, या फिर अभी जो लास्ट मैसेज था, वहां तक लेके वो पूरा कोऑर्डिनेशन इतना परफेक्ट था। आपकी जो स्टडी थी वो बहुत ही मुझे पर्सनल लेवल पे अच्छी लगी है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में आने के लिए। सो ऐसे भी एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पॉडकास्ट आते रहेंगे। ये तो बस पहला ही एपिसोड था, जिसके लिए मैं थैंक करना चाहूंगा अपने रिफ्रेशमेंट पार्टनर, पार्टनर्स कैफे, जरीपटका नागपुर को, और हमारे वेन्यू पार्टनर द कोवर्किंग स्पेसेस, देवनगर नागपुर को। द राही पर्सपेक्टिव पावर्ड बाय कर्मयोग ग्रुप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए द टीआरपी चैनल पर।